कोई बात नहीं। चलो हम नया चैप्टर चालू कर रहे हैं जिसका नाम है लॉ रिलेटिंग टू आर्बिट्रेशन, मीडिएशन और कंसिलिएशन। ठीक है, आर्बिट्रेशन बहुत बार सुना है बच्चों हमने, मीडिएशन सुना है, कंपटीशन एक्ट में सुना होगा और जनरली मीडिएटर, और कंसिलिएशन सुना है नहीं पता। एक और वर्ड आता है इसमें नेगोशिएशन। ठीक है, एक और वर्ड होता है नेगोशिएशन, वो हमको हमारे सिलेबस में नहीं है। तो दे आर बेसिकली 4 थिंग्स, नेगोशिएशन, उसके बाद मीडिएशन, उसके बाद आर्बिट्रेशन और लास्ट में कंसिलिएशन। चारों में से नेगोशिएशन इज कि एक पॉइंट पे आप एडजस्ट कर लेते हो कि हाँ मतलब कि इतना आपका इतना हमारा, चलो माफ किया। ठीक है, नेगोशिएशन सिर्फ इतना होता है, वो हमारे सिलेबस में हमको नहीं है। जब हम पढ़ते हैं आर्बिट्रेशन, मीडिएशन और कंसिलिएशन, बच्चों तीनों ऑलमोस्ट सेम है। अगर आप लॉजिकली समझोगे या डेफिनेशन वाइज समझोगे या फिर इसको जनरल इनके लॉ की मीनिंग्स के हिसाब से समझोगे, तीनों काम वही कर रहे हैं कि दो लोगों के डिस्प्यूट्स हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए आर्बिट्रेटर बैठे हैं, दो लोगों के डिस्प्यूट्स हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए मीडिएटर बैठे, दो लोगों के डिस्प्यूट्स हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए कंसिलिएटर बैठे। ये जो तीनों वर्ड्स अलग अलग इसलिए डिफाइंड है क्योंकि इनका लीगल प्रोसेस अलग है। बस आर्बिट्रेशन का अलग प्रोसेस है, मीडिएशन का अलग प्रोसेस है और कंसिलिएशन का अलग प्रोसेस। सिर्फ और सिर्फ प्रोसीजर में डिफरेंस है, काम वही है। ठीक है, जब हम वर्ड देखते हैं आर्बिट्रेशन, हमें अभी आर्बिट्रेशन पे कंसंट्रेट करना है, फिर हमारे पास कंसिलिएशन का टॉपिक आएगा और फिर हमारे पास मीडिएशन का टॉपिक आएगा। ठीक है, जब हम देखते हैं आर्बिट्रेशन, ये एक पर्सन है, ये नुपुर है। ठीक है, ये एक पर्सन है, ये अंशिका है, इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम ये लोग आपस में सोचेंगे कि यार अपने बीच में डिस्प्यूट भी हो सकता है। ठीक है, जनरली अगर डिस्प्यूट होता है जिस भी चीज को लेके कॉन्ट्रैक्ट है, जनरली डिस्प्यूट होता है तो कहां जाएंगे इन लोग? सिविल कोर्ट। ठीक है, कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया, ये सब। पर इनकी अच्छा कॉन्ट्रैक्ट था, इनको ऐसा लग रहा था कि शायद डिस्प्यूट होगा, पक्का नहीं है और पॉसिबिलिटीज तो बहुत ही कम है। इनने अपने अग्रीमेंट में, अपने कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉज डाल दिया जो कि है आर्बिट्रेशन क्लॉज। आर्बिट्रेशन क्लॉज डालने से क्या होता है बच्चे कि अगर आपके अग्रीमेंट में, फेस ऑफ द अग्रीमेंट में ये क्लॉज है तो आपके बीच में अगर डिस्प्यूट होता है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक है, आप कोर्ट को रेफर तब कर सकते हो जब आप इसकी हेल्प नहीं ले पा रहे हो। ठीक है, और आप आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं कर पा रहे हो। आप कोर्ट के पास जाओगे कि हमारे अग्रीमेंट में आर्बिट्रेशन क्लॉज था, आप बता दो किसको आर्बिट्रेटर बनाना है और हमारे डिस्प्यूट रिजॉल्व करा दो। आप खुद से आर्बिट्रेटर दोनों के लिए अपॉइंट कर सकते हो और उसको बिठा के वो एक और आर्बिट्रेटर, मेन प्रिसीडिंग ऑफिसर अपॉइंट करेगा और फिर इनका डिस्प्यूट रिजॉल्व हो जाएगा। या फिर ये सब कुछ नहीं हो पा रहा है तो ये रेफर कर सकते हैं कि हमारे बीच नई मैटर सॉल्व हो रहा है, अब आप कोर्ट हो, आप हमारा मैटर को सॉल्व करो। तो जो पर्सन है इनका मैटर सॉल्व करेगा उसको हम क्या बोलेंगे? आर्बिट्रेटर। ये एक आर्बिट्रेटर है। अब इनके बीच में डिस्प्यूट हुआ, आर्बिट्रेटर आएंगे, सॉल्व कर देंगे। जनरली क्या होता है, एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट होते हैं जो म्यूचुअल कंसेंट से आते हैं दोनों के। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अंशिका की कंसेंट से आए या सिर्फ एक नुपुर की कंसेंट, म्यूचुअल कंसेंट से ही ये पर्सन आएगा। इफ इनके बीच में म्यूचुअल कंसेंट नहीं है, वो बोल रही है, सपोज इनके बीच की आर्बिट्रेटर स्नेहा है, पीछे बैठी जस्ट बीच में। ठीक है, अब अंशिका कह रही मुझे स्नेहा के ऊपर भरोसा नहीं, वो जो अवार्ड देगी, वो जो ऑर्डर देगी वो मैं नहीं सुन पाऊंगी। ठीक है, हालांकि वो शायद कुछ बोलेगी ही नहीं और नुपुर बोलेगी मुझे स्नेहा से ही कराना है। अब इसके बाद क्या होगा, अगर एक की कंसेंट नहीं है तो स्नेहा बन जाएगी नुपुर की आर्बिट्रेटर। ठीक है, और जो अंशिका है, नुपुर इधर बैठी है, जो अंशिका है उसके लिए आ जाएगी दिशा। ठीक है, अब ये लोग मिलके मतलब इनके बीच में तो कोई डिस्प्यूट नहीं है, दिशा और स्नेहा के बीच में, ये लोग मिलके एक नया आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेंगे जो इन दोनों की म्यूचुअल कंसेंट से होगा, क्योंकि इन दोनों को अपने अपने आर्बिट्रेटर पे भरोसा है। तो इनके आर्बिट्रेटर एक मीडिएटर अपॉइंट करेंगे, सपोज वो गौरव है। ठीक है, अब वो इनका डिस्प्यूट
रिजॉल्व करेंगे। ये होता है कि या तो सिंगल आर्बिट्रेटर रखो या फिर दो आर्बिट्रेटर्स रखो और दो आर्बिट्रेटर्स एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनाएंगे, जो कि हमारे केस में गौरव है। ठीक है, अब हमें क्या देखना है इस पूरे चैप्टर में, यही होता है आर्बिट्रेशन में। ठीक है, अब हम क्योंकि पूरा एक्ट पढ़ रहे हैं, हमें तो प्रोविजंस पता होने चाहिए, हमें तो सेक्शंस पता, तो आखिर ये कैसे होता है, किसको रेफर करते हैं, कैसे अपॉइंट करते हैं, ये सारी चीजें हमें सेक्शंस में पढ़ेंगे। देखो टॉपिक्स देखो तुम्हारे, कोई बात नहीं। नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स, पहले तो डेफिनेशंस है, फिर नंबर ऑफ, फिर पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू अमेंड द फोर शेड्यूल, तो एक्ट में लिख दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसको अमेंड कर सकती है। चैलेंज प्रोसीजर, चैलेंज यही है किसको अपॉइंट करना है, कैसे करना है और कैसे आर्बिट्रेशन को रेफर। फिर फेलर और इम्पॉसिबिलिटी टू एक्ट एज एन आर्बिट्रेटर, अब हमने इतने आर्बिट्रेटर सुने, अब ये लोग अगर अपना काम नहीं कर पाए, नहीं अवार्ड दे पाए। टर्मिनेशन ऑफ मैंडेट एंड सब्स्टिट्यूशन ऑफ आर्बिट्रेटर, अगर आर्बिट्रेटर चेंज करना है तो कैसे करना है, या किसी को निकालना है तो कैसे निकालना है। कॉम्पिटिटेंस ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टू रूल इट्स जुरिस्डिक्शन, अब जो ये बातें हो रही हैं कि ये आर्बिट्रेटर है, वो आर्बिट्रेटर है, ये इनका एक जुरिस्डिक्शन है, ये हमारे सिटी के इसलिए कर पा रहे हैं। अब अगर ये नूपुर और अंशिका कोई और अलग अलग सिटीज में होते, अलग अलग जुरिस्डिक्शन में कवर होते, अलग अलग स्टेट के होते, तो मैटर अलग होता, आर्बिट्रेटर अलग अलग स्टेट से आता, उसका अलग, उस पूरे आर्बिट्रेशन का ट्रिब्यूनल एक होता है, वो जिसका जुरिस्डिक्शन हम देखते कि कहाँ पे ये मैटर सॉल्व हो सकता है, जहाँ पे वो प्लेस ऑफ बिजनेस है या जहाँ पे द पर्सन हु इज डीलिंग वर्क्स फॉर गेन और ये सब। ठीक है, तो वो भी हमें देखना पड़ेगा। इंटरिम मेजर्स ऑर्डर्ड बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, हमने देखा है कई बार इंटरिम ऑर्डर्स आ जाते हैं, तो अगर कोई इंटरिम मेजर्स कैसे वो लेगा। फिर इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ पार्टीज, ये तो हमें पता है कि हर आर्बिट्रेटर को दोनों को इक्वली ट्रीट करना है। प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन, कमेंसमेंट ऑफ आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स, लैंग्वेज कौन सी यूज होगी। ठीक है, स्टेटमेंट एंड क्लेम एंड डिफेंस, हियरिंग एंड रिटन प्रोसीडिंग्स, डिफॉल्ट ऑफ अ पार्टी, एक्सपर्ट अपॉइंटमेंट बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, अगर वो खुद इस चीज में एक्सपर्ट नहीं है तो तुम्हें इसके लिए कोई प्रोफेशनल लगेगा। फिर कोर्ट असिस्टेंस इन टेकिंग एविडेंस, रूल्स एप्लीकेबल टू सब्सटेंस डिस्प्यूट, डिसीजन मेकिंग बाय द पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर्स, एसेंशियल ऑफ अवार्ड्स, मतलब अवार्ड जो वो अनाउंस कर रहे हैं उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, टाइम लिमिट, फास्ट ट्रैक प्रोसीजर, फिर आ जाता है हमारा सेटलमेंट। फिर फॉर्म एंड कंटेंट्स ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड, रिजाइम ऑफ कॉस्ट, करेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ अवार्ड यानी एडिशनल अवार्ड, फाइनलिटी ऑफ द अवार्ड, अपीलेबल ऑर्डर्स, आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। फिर हम पढ़ेंगे एनफोर्समेंट ऑफ सर्टेन फॉरेन आर्बिट्रेटल अवार्ड्स, फिर कंसिलिएशन आ जाएगा और फिर लास्ट थोड़ा सा बहुत कंसिलिएशन के पढ़ेंगे और फिर मीडिएशन आ जाएगा। ठीक है, छोटे छोटे टॉपिक्स है, कोई लेंदी वो कुछ भी नहीं है, बस हमें पता होना चाहिए टॉपिक क्या है, मीनिंग क्या है, टॉपिक क्या है, मीनिंग क्या है, बस यही। तो हमें आर्बिट्रेशन प्रोसेस तो समझ आ गया। एक और चीज समझ लो, अगर इसमें से कोई एक पर्सन अब्रॉड का होता तो उसको भी हमने आर्बिट्रेशन एक्ट में डाला हुआ है कि आपके ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, चाहे इंडिया में एंटर हो या फॉरेन में एंटर हो, आप उसमें आर्बिट्रेशन एक्ट फॉलो कर सकते हो, क्योंकि हमारा एक्ट कब आया है 1996, इसमें 2015 में अमेंडमेंट आया एक और 2021 में भी एक अमेंडमेंट आया। ठीक है, अवार्ड मतलब बच्चे ऑर्डर। अब इन दोनों के बीच में जो डिस्प्यूट हुआ था, इनकी आर्बिट्रेटर थी स्नेहा, स्नेहा ने फाइनली जब अनाउंस किया कि तुम्हें इतना पेमेंट इसको करना है और तुम्हें इतना स्टॉक इस तक पहुंचाना है, ये फाइनल अवार्ड है यानी ये फाइनल ऑर्डर है, इन दोनों को वो चीज माननी पड़ेगी। ठीक है, आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट 1996 ये कैसे आया है, ये एक्ट ना हमने फॉरेन का ही कॉपी किया, वहां 100 साल पहले से ये चल रहा है कि आप ना हर चीज कोर्ट में मत लेके जाओ, क्योंकि कोर्ट के पास बहुत सारा बर्डन है, बहुत सारे केसेस है, ऑलरेडी डिस्प्यूट्स में बहुत टाइम लगता है, बहुत ज्यादा कॉस्ट लगती है, तो टाइम सेव करने के लिए, कॉस्ट सेव करने के लिए, बर्डन कम करने के लिए हमने एक नया एक्ट बना दिया आर्बिट्रेशन। ये अब्रॉड में पहले से चल रहा था, हमने उनका एक यूनिसिट्रल UNICTRAL हम अभी पढ़ेंगे, उनसे हमने ये मॉडल लॉ है एक, उससे हमने ये उठाया है। ठीक है, इसमें हम एक पढ़ेंगे ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन रूल्स, ADR रूल्स। ADR रूल्स मतलब जो इनका डिस्प्यूट है जनरली कहां जाता, कोर्ट में जाता, सिविल कोर्ट में जाता, डिस्ट्रिक्ट जज जिसको हैंडल करते। हम कह रहे हैं हमने एक ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बना दिया, ADR बना दिया कि आप अब डिस्प्यूट्स थ्रू आर्बिट्रेटर, थ्रू मीडिएशन, थ्रू नेगोशिएशन, थ्रू कंसिलिएशन, इसके थ्रू अपने मैटर्स रिजॉल्व करा सकते हो। ठीक है, चलो सीधे हम एक्ट देखते हैं।
विथ अ व्यू टू कंसोलिडेट एंड अमेंड, सेम चीज ऊपर लिखी है बच्चे बॉक्स में, ठीक है, हम नीचे से ही पढ़ लेते हैं. विथ अ व्यू टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन, इंटरनेशनल कमर्शियल arbitration, enforcement of foreign arbitral award, and also provide to law relating to conciliation related matters. A new law called Arbitration Conciliation Act 1996 has been passed. ये क्या बोल रहे हैं, यहाँ के arbitrations, domestic के, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशंस, मतलब हमारे जितने कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स इंटरनेशनली होंगे, प्लस क्योंकि 100 साल से वहां पे ये चल रहा था एक्ट, तो उनके कुछ अवार्ड्स हमारे रेफरेंस के काम आएंगे कि ऐसा अगर डिस्प्यूट है तो फॉरेन में क्या अवार्ड पास हुआ था, तो वो अब अवार्ड्स का एनफोर्समेंट करना कि वो अवार्ड्स भी, वो ऑर्डर्स भी हम अपने इंडियन में अप्लाई करेंगे, ठीक है. ऑल्सो टू प्रोवाइड लॉ रिलेटिंग टू कंसिलिएशन एंड रिलेटेड मैटर्स. कौन सा लॉ आया, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन. इसका बेसिक पर्पस हमने इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में पढ़ा. सबसे पहले बेसिक पर्पस जानो. बेसिक पर्पस क्या बोलता है कि जितने डोमेस्टिक आर्बिट्रेशंस हैं और कमर्शियल आर्बिट्रेशन और एनफोर्समेंट ऑफ फॉरेन अवार्ड्स, ये हमें करना था किस एक्ट के अंदर, आर्बिट्रेशन का. इसमें हमने एक और चीज लेके आए, कंसिलिएशन एंड रिलेटेड मैटर्स. कंसिलिएशन इज ऑल्सो एन आर्बिट्रेटर ओनली, मतलब लेकिन जस्ट प्रोसीजर अलग है, ठीक है. A new law is based on United Nations Commission on International Trade Law. ये एक हमारा मॉडल लॉ था जो इंटरनेशनली 100 साल से चल रहा था, ठीक है. क्या है, यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें मेंशन करना जब भी तुम आर्बिट्रेशन का पर्पस बता रहे होगे. पर्पस बताने के बाद तुमको बताना है कि एक्चुअली एक्ट कहां से बिल्ड हुआ है, तो वो यूनिसिट्रल बोलते हैं इसको. तो UNCITRAL, इसका फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ. तो पूरा कंप्लीटली आर्बिट्रेशन डिपेंड्स ऑन बिजनेस एंड इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, ठीक है. एक मॉडल लॉ है जो यहाँ पे पहले से ही ये चलता था, अब हमने वो चीज अपने आप में अप्लाई कर ली है. फिर से लिखा है द आर्बिट्रेशन, ये एक्ट aims at streamlining the process of arbitration and facilitating conciliation in business matters. The act recognizes the autonomy of parties in conducting of arbitral proceedings by the arbitral tribunal, abolish the scope of judicial review award and minimize the supervisory of the courts. इसमें क्या होता है, अब कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट कम हो जाता है, उनका सुपरविजन भी कम हो जाता है, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स भी कंप्लीटली मिनिमाइज हो जाती है. हमें सिर्फ और सिर्फ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल होता है, आर्बिट्रल अवार्ड होता है और एक आर्बिट्रेटर होता है जो हमारे डिस्प्यूट को रिजॉल्व करता है. The autonomy of the arbitral tribunal has been further strengthened by the empowering to them to decide on jurisdiction and consider the objection regarding the existence and validity of the arbitration agreement. ये जो पूरा arbitration का मुद्दा है, ये आएगा कब, जब आपके पास एक क्लॉज होगा arbitration का. तुम्हारे ना स्पेसिमेन भी दिया है इस बुक में, ये स्पेसिमेन मतलब कैसे आपको देना है क्लॉज. ये एडीआर का क्लॉज है, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्लॉज. तो अगर आपने अग्रीमेंट में लिख दिया कि हम जनरली कोर्ट में जाके अपना डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं कराएंगे, हम इसके हिसाब से कराएंगे. अगर आपने लिख दिया कि हम अपने हिसाब से आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेंगे, तो अब अपने हिसाब से करो. अगर आपने लिख दिया कि कोर्ट के हिसाब से आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेंगे, तो कोर्ट जो आपका जुरिस्डिक्शन है. अब दो अगर अलग अलग लोगे तो आप अग्रीमेंट में लिख दो कि हमारा ये ना इंदौर में सॉल्व होगा, ठीक है, हमारा ना जबलपुर में सॉल्व होगा, हमारा ना गुजरात में सॉल्व होगा, तो फिर वो वहीं सॉल्व होगा, ठीक है. ये भी आप अपने हिसाब से डिसाइड करके लिख सकते हो. इस पे लिखा है इट इज हियर बाय अग्रीड बाय एंड बिटवीन द पार्टी. समझो कौन पार्टीज है, नुपुर और अंशिका. That if any controversy, dispute, difference shall arise concerning the construction, meaning, violation, termination, validity and nullity, including without limitation, scope of any clause. मतलब जितनी टर्म्स पे हम बात कर रहे हैं उसमें अगर कोई भी टाइप का डिस्प्यूट आया, कंट्रोवर्सी आई, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आए, तो and any part thereof, respective rights and liabilities herein contained, the parties shall make an attempt to first resolve the same by decision or discussion or mediation. ठीक है, होता यही है मीडिएशन में भी, जो मैं बोल रही हूँ, एक बंदा मीडिएटर अपॉइंट करेंगे, वो रिजॉल्व करेगा, लेकिन बस प्रोसीजर्स अलग है, ठीक है.
However, if the parties here to fail to resolve the controversy, dispute or difference amicably within 7 days of the commencement of discussion, conciliation or mediation, then any party shall upon the expiry of such period 15 days be entitled to refer such controversy, dispute, difference to be resolved through arbitration accordance with the Act of Arbitration Conciliation Act 1996. तो पहले इन लोगों ने किसको डाल दिया कि मीडिएशन या कंसिलेशन के थ्रू अपन कर लेंगे। अगर वो 7 दिन में रिजॉल्व नहीं हुए तो फिर हम 15 दिन का टाइम देंगे और 15 दिन के बाद हम किससे सॉल्व कराएंगे, आर्बिट्रेशन से। और एनी स्टैट्यूटरी मॉडिफिकेशन एनैक्टमेंट देयर एज इन फोर्स, मतलब इस एक्ट के अलावा भी इसमें अगर कोई और रूल्स आ गए और अमेंडमेंट्स आ गए या इस जैसा एक्ट एक और आ गया तो हम उस एक्ट को लेके दोनों को साथ में लेके अपना मैटर सॉल्व करेंगे। द लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन द मीडिएशन एंड द आर्बिट्रेशन शैल बी इंग्लिश। इन एनी आर्बिट्रेशन commenced pursuant to this clause, the sole arbitrator shall be appointed by mutual consent of the parties at the provision of this act. The seat, legal place, arbitration shall be at New Delhi, India. The cost of arbitration proceedings shall be shared equally by both the पार्टी। अगर तुमने अग्रीमेंट में ये लिख लिया तो न ये इस पे कोई भी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर सकते। अगर करी तो आपके पास कोर्ट खुला हुआ है और आर्बिट्रेशन से भी नहीं हुआ तो भी कोर्ट खुला हुआ है। ठीक है, तो अब पूरा एक्ट सिर्फ और सिर्फ इस क्लॉज पे डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ इस पे कि आखिर ये जो क्लॉज आ गया और ऐसी नौबत आ गई कि अब इस क्लॉज को अप्लाई करना है तो कैसे करेंगे, तो क्या क्या होगा, तो हमें और क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। अब तुम इसे प्रैक्टिकली समझो, पूरा चैप्टर तुम्हें हमेशा याद रहेगा। पूरा चैप्टर अगर तुम प्रैक्टिकली समझो, तुम सोचो तुम आर्बिट्रेटर हो, ठीक है, तुमने आर्बिट्रेशन का बिजनेस चालू किया और तुम ये एक्ट पढ़ रहे हो। जब तुम ये आर्बिट्रेशन का बिजनेस चालू कर रहे हो तो तुम्हें सबसे पहले समझना पड़ेगा व्हाट इज आर्बिट्रेशन, व्हाट इज आर्बिट्रेटर, डिफरेंस बिटवीन कंसिलिएशन, मीडिएशन, नेगोशिएशन। विथ टाइम वो भी समझ आ जाएगा। ठीक है, अब तुम इस बिजनेस में घुस रहे हो, तुम्हारे पास एक क्लाइंट है जिसके पास ये क्लॉज है, ठीक है, जिसके पास ये क्लॉज है। तुम्हें क्लॉज पढ़ के तो सब समझ आ गया, इतने अच्छे सीएस तो तुम बन गए हो अभी तक कि तुम्हें क्लॉज पढ़ के समझ आ गया कि इनके बीच में मुद्दा है, सॉल्व होगा कंसिलिएशन, मीडिएशन, वो भी नहीं हुआ है, आ गए हैं आर्बिट्रेशन के पास। मैं आर्बिट्रेटर बनना चाहता हूं, ठीक है, अब मैं इस एक्ट को पढ़ूंगा और आर्बिट्रेटर बनूंगा। ठीक है, जब हमने पढ़ लिया एक्ट का वो क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है कि ये लोग बोल रहे हैं कि फॉरेन आर्बिट्रेटर को यहाँ पे अप्लाई करना, तो मैं कुछ फॉरेन आर्बिट्रेटर अवार्ड भी देखूंगा। फिर ये लोग बोल रहे हैं कि इंटरनेशनल कमर्शियल, मतलब अगर ये इनका कॉन्ट्रैक्ट अगर इंटरनेशनली भी होता तो भी वो इस एक्ट में कवर होता, मतलब एक इंडिया में और एक इंटरनेशनली। फिर एक नॉर्मल अवार्ड जो इन लोग अभी कर रहे हैं, इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इनका। ये एक्ट कहां से आया है, मॉडर्न लॉ। मॉडर्न लॉ क्या है, यूनाइटेड नेशन ऑफ कमीशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, यूनाइटेड नेशन ऑफ कमीशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। एक और बार बोल दो। अब हमने इसमें एक और चीज देख ली कि ये एक्ट सिर्फ इसलिए है ताकि हम मिनिमाइज कर सके लोगों की कॉस्ट, टाइम बचा सके, और जुडिशियल रिव्यू, कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट, कोर्ट का सुपरविजन, ये सब हम जितना कम कर सके वो हम आर्बिट्रेशन में कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब देखो, एट द रीसेंट अमेंडमेंट हैज बीन मेड इन सेक्शन 36 ऑफ आर्बिट्रेशन इन 2021। मैंने बोला था एक 15 में आया और एक 21 में। इन लोगों ने बोल दिया द अमेंडमेंट प्रोवाइड्स दैट व्हेन द कोर्ट इज सैटिस्फाइड दैट द प्राइमा फेसी case is made out that the arbitration agreement or contract is the base which is the basis of the award, the making of the award was introduced or effective by fraud or corruption। इसमें क्या बता रहे बच्चे, वो एक अमेंडमेंट आया 36। जब हम 36 सेक्शन पढ़ेंगे ना तब हमको ये चीज समझ आ जाएगी। ये बेसिकली अवार्ड से रिलेटेड है अमेंडमेंट, ठीक है, कि अवार्ड को किस तरीके से हमें लेना है। अगर अवार्ड में भी कोई फ्रॉड और करप्शन इन्वॉल्व है, मतलब आपस में जो आर्बिट्रेटर है और कोई एक पार्टी आपस में इन्वॉल्व है और वो उसको बोल रहा है कि डील करा दे, मैं तेरे को इतना पैसा दे दूं, तो फिर कैसे ये सेक्शन अप्लाई करना है। ठीक है, टाइप्स ऑफ आर्बिट्रेशन, कैसे कैसे आर्बिट्रेशन होते हैं अब हम ये भी देख लेते हैं। एक होता है एड हॉक आर्बिट्रेशन। तुमने कभी ज्यादा लिंक्डइन यूज किया होगा ना, तो लोग लिखते हैं अपने कि हमें ना एड हॉक आर्बिट्रेशन आता है, अपने बायो में लिखते हैं लोग। ठीक है, आर्बिट्रेशन का काम लिखने के साथ साथ वो लिख देते हैं एड हॉक। एड हॉक मतलब कोई ऐसा फॉर्मल प्रोसीजर नहीं है, कोई इसका ऑर्गेनाइजेशन नहीं, मैं अपने हिसाब से भी आर्बिट्रेशन का काम करता हूं। ठीक है, एक होता है डोमेस्टिक जो इंडिया में हो गया, एक हो गया इंटरनेशनल जिसमें एक आध पार्टी आपकी बाहर की होगी, एक हो गया इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन। ठीक है, कितने हो गए, 4 इंपॉर्टेंट।
ठीक है, चार टाइप के आर्बिट्रेशन होते हैं, एक एडहॉक, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल और इंस्टीट्यूशन। जब हम पढ़ रहे हैं एडहॉक arbitration, this is the type of arbitration that it is not handled by the formal organization, rather the number of arbitrators, mode of selection, how the arbitration will be conducted may be decided by the parties. The procedural aspect should also be decided by the पार्टीज। इसमें सब कुछ कौन डिसाइड करता है? पार्टीज। एड हॉक बेसिस मतलब कोई भी फॉर्मल डिसाइडेड नहीं है, सब कुछ बाय द पार्टीज। अब इसको लिखने का तरीका, जब हम एडहॉक पढ़ रहे हैं, हमने ये पढ़ लिया इट इज नॉट हैंडल्ड बाय फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें क्या क्या पार्टीज डिसाइड करेंगी? नंबर, कितने आर्बिट्रेटर चाहिए, तू एक लेके आ, मैं एक लेके आती हूँ, वो एक लेके आएगा, या तू दो लेके आ, मैं दो लेके आती हूँ, फिर वो दोनों मिलके दो लेके आएंगे, फिर एक आएगा, हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल, प्रॉपर पैनल बिठा दिया। फिर मोड ऑफ सिलेक्शन, आखिर जो सिलेक्ट कर रहे हैं हम वो कैसे हो, एक तू सिलेक्ट कर, एक तू सिलेक्ट कर, फिर बाकी लोगों को वो लोग सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। हाउ द आर्बिट्रेशन विल बी कंडक्टेड, अपन इसको आखिर सुलझाएंगे कैसे? मे बी डिसाइडेड बाय द पार्टीज, प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स आल्सो बी डिसाइडेड बाय द पार्टीज। अब क्या सोच सकते हैं इन लोग कि हमने अपने अपने आर्बिट्रेटर डिसाइड किए, हम उनको मुद्दा बताते हैं, फिर वो पूरी पैनल बैठ के डिसाइड करे कि हमारा डिस्प्यूट कैसे सॉल्व करना है। या तो वो दोनों अपना अपना सीनियर ये आर्बिट्रेटर लेके आए, फिर वो सीनियर का भी एक सुपर सीनियर होगा, प्रेसीडिंग होगा, फिर वो डिसाइड करे कि आखिर मैटर कैसे सॉल्व करना है। पहले क्या कर सकते हैं, मैं एक बेंच पे बैठी रहूंगी, मेरा आर्बिट्रेटर को मैं सब बताऊंगी, और एक बेंच पे तू बैठी रहेगी अलग से, अलग रूम में, वहां एक आर्बिट्रेटर आएगा, वहां तू उसको अपना बताएगी। उसके बाद फिर हो सकता है कि अपन दोनों के आर्बिट्रेटर एक बेंच पे बैठे और वो सिंगल आर्बिट्रेटर जो इनका क्या बोलते सीनियर आर्बिट्रेटर था, फिर वो हम उसको बताएंगे। ये प्रोसीजरल है, ये हम कैसे भी डिसाइड कर सकते हैं, एक तो सेम रूम में, सिंगल रूम में, जैसे तैसे हम डिसाइड कर सकते हैं। ये कौन सा हो गया? एड हॉक आर्बिट्रेटर। फिर आता है डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन। डोमेस्टिक क्या हो गया? आर्बिट्रेशन विच डिस्प्यूट्स आर सब्जेक्ट टू इंडियन लॉज एंड कॉज एक्शन इज एंटायरली बेस्ड ऑन इंडियन एंड डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन। कंप्लीटली हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई कर लो, कोई और डिस्प्यूट है तो वो वाला लॉ अप्लाई करके इसका मुद्दा का अवार्ड दे दो। अब इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन इज आर्बिट्रेशन रिलेटेड डिस्प्यूट में एटलीस्ट वन पार्टी इज इंडिविजुअल है, और कहाँ है? एनी कंट्री अदर देन इंडिया, ठीक है। इसमें एक और लिखा है हु इज नेशनल और हैबिचुअली रेसिडेंट, मतलब इंडिया कभी कभी आया है, हैबिट है उसको रेसिडेंट होने की। अ बॉडी कॉर्पोरेट विच इज इनकॉर्पोरेटेड इन एनी अदर कंट्री देन इंडिया, or any association body of individual whose central management control is exercised any country other than India। अब तब आ जाता है इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन, ठीक है, क्योंकि एक पार्टी कहाँ की है? अब्रॉड की। हो सकता है वो अपना आर्बिट्रेटर लेके आए, तो एक अंग्रेज आएंगे, हो सकता है हमारी पार्टी के लिए फिर एक इंडियन, तो ये इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन हो गया। फिर गवर्नमेंट ऑफ अ फॉरेन कंट्री भी है। कौन कौन हो गया? इंटरनेशनल में इंडिविजुअल, बॉडी कॉर्पोरेट, एसोसिएशन मतलब बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स या कोई एसोसिएशन, और फॉरेन गवर्नमेंट, ठीक है। ये चारों कहाँ के? फॉरेन के। तो एटलीस्ट वन पार्टी शुड बी अमंग देम। अब इंस्टीट्यूशनल यानी द मैटर टू बी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द एस्टैब्लिश्ड आर्बिट्रेशन जो हमारे कोर्ट ने बनाए हुए हैं, ठीक है। मतलब आपको कोई नहीं मिला तो आप आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशंस में जा सकते हो, ये हमारे जो लीगल इस एक्ट के अंदर बने हुए हैं। तो कौन कौन से हो गए बच्चे? एडहॉक, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल और इंस्टीट्यूशनल। हमने पढ़ा आर्बिट्रेशन का ऑब्जेक्ट, जिसमें उन्होंने बोल दिया था कि डोमेस्टिक हो, फॉरेन हो या इंटरनेशनल कमर्शियल अवार्ड्स हो, और एनफोर्समेंट ऑफ फॉरेन अवार्ड, ये होता है ऑब्जेक्ट। ये कहां से आया? एक मॉडर्न लॉ से, जो यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, ठीक है। उसके बाद चार टाइप्स पढ़ लिया आर्बिट्रेशन के। अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज एसेंशियल ऑफ आर्बिट्रल प्रोसेस। तुमको भी पता होगा, ये तो ऑब्वियस समझ आ गया है अभी तक हमको कि क्या क्या एसेंशियल्स होते हैं। बच्चे पहले होता है सीट ऑफ आर्बिट्रेशन, वेन्यू, आखिर मुद्दा कहाँ पे सॉल्व होगा, इंस्टीट्यूशन कहाँ है, कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है, कौन सी लैंग्वेज यूज हो रही है, नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स और कितनी कॉस्ट आएगी, ये पहले डिसाइड करने के मैटर्स है। ये आर्बिट्रेटर अवार्ड के एसेंशियल्स नहीं, आर्बिट्रल प्रोसेस के एसेंशियल्स है कि आखिर ये जब प्रोसेस स्टार्ट करना है तो क्या क्या आपको जरूरी है। अगर ये प्रोसेस इन लोगों को अब सॉल्व करना है अपना मैटर, कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले इनके पास एक सीट होनी चाहिए कि यहाँ पे आर्बिट्रेटर बैठेंगे,
वेन्यू होना चाहिए कि अपन इस कैफे में या इस कोर्ट रूम में या कहीं ना कहीं मिलके ये चीज को रिजॉल्व करेंगे। आर्बिट्रेशनल इंस्टीट्यूशंस, अगर आप थ्रू कोर्ट जा रहे हो तो कोई ना कोई एक इंस्टीट्यूशन अपने जुरिस्डिक्शन का सिलेक्ट कर लो। फिर लॉ कौन सा अप्लाई होगा तो वो आपके अग्रीमेंट पे डिपेंड करेगा। सर्विस अग्रीमेंट है, किसी प्रोडक्ट्स का अग्रीमेंट है, कैसा भी अग्रीमेंट हो सकता है। लैंग्वेज कौन सी यूज होगी, अब दोनों अगर एक अगर पंजाबी है एक गुजराती है तो कौन सी लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज में आर्बिट्रेशन हो सकता है। नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स कितने लाने हैं वो इन लोग बताएंगे, और कॉस्ट कैसे आएगी। अगर हम रीड करें, पार्टीज आर फ्री टू सिलेक्ट एनी लोकेशन एज arbitration seats. Venue location for sessions of arbitration may be decided by the parties. Parties में select the arbitral institution for conducting the proceeding. इसलिए मैंने पहले बोला था कैफे वैफे भी चूज कर सकते हो। Law may be by the agreement, choose any law. फिर language, the parties also agree on language of arbitration proceedings. भैया सिर्फ गुजराती में ही अपना बद्धू चलेगा प्रोसेस, ठीक है। नहीं बच्चे देख, दोनों चीजें लिखी है। एक हो गया या तो कैफे में मिल लो, ठीक है, कोई भी रेस्टोरेंट में मिल लो, किसी के घर पे मिल लो, ये होता है सीट और वेन्यू, ये कवर होगा उसमें। जो आर्बिट्रेशनल इंस्टीट्यूशन ये हमारे कोर्ट ने बनाए हैं तो आपको वहां पे मिलना पड़ेगा, तो वो इंस्टीट्यूशन आप चूज कर सकते हो, हाँ, कि उसमें से हमें कौन से इंस्टीट्यूशन में जाना है, तो इसलिए थर्ड पॉइंट वो भी लिख दिया। या तो आप पर्सनली मिल लो, जैसे अपन ने टाइप्स पढ़े ना बच्चे, एडहॉक में क्या हो गया, वेन्यू वगैरह सब आप डिसाइड करो। अगर डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन में आ जाते हो, सपोज ये वाला टाइप चूज करो, तो डोमेस्टिकली जितने आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन बने हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में, जहां पे भी बने हुए वहां आपको चूज करना है कि आपको कहां पे मैटर सॉल्व कराना है, ठीक है। वो हमारी कोर्ट ने बना के दिया आपको। यार मैं ही डर गई। नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स, द पार्टीज आर फ्री टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स, ठीक है, वो कैसे भी कितने भी आर्बिट्रेटर्स अपॉइंट कर सकते, प्रोवाइडेड दैट सच नंबर शैल नॉट बी एन इवन नंबर। मतलब ऑब्वियस है कि दो लोग तुलिया दो लोग तुलिया कैसे मुद्दा सॉल्व होगा ना, एक ऐसा एक्स्ट्रा पर्सन होना चाहिए, ठीक है। फेलिंग ऑफ डिटर्मिनेशन द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कंसिस्ट ऑफ सोल आर्बिट्रेटर, मतलब अगर नहीं कर पाए तो हमारे ट्रिब्यूनल आ जाओ, हम एक बंदा दे देंगे, वो आपका पूरा मैटर सॉल्व करा देगा। Cost, the court or arbitral tribunal have the discretion to determine the cost, which includes decision whether the costs are payable by one party to another, the amount of such which, फिर लिखा है when such costs are to be paid। ये जो कॉस्ट आपकी लगेगी ये आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, अगर आप इंस्टीट्यूशंस में जा रहे हो तो वो डिसाइड कर सकते हैं ट्रिब्यूनल्स कि आखिर कितनी कॉस्ट लेनी है, तो कौन सी पार्टी पे करेगी, कितनी लगेगी और कब पे करनी, ये तीन चीज। तो एसेंशियल्स ऑफ आर्बिट्रल प्रोसेस क्या क्या हो गए बच्चे, सीट, वेन्यू, आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस, लॉ, लैंग्वेज, नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स एंड कॉस्ट। पहले पढ़ लिया ऑब्जेक्ट, फिर पढ़ लिया टाइप्स ऑफ आर्बिट्रेटर, टाइप ऑफ आर्बिट्रेशन जिसमें एडहॉक, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल और आर्बिट्रेशनल इंस्टीट्यूशंस। फिर हमने एसेंशियल्स पढ़ लिया जिसमें सीट, वेन्यू, नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर, लॉ, लैंग्वेज, कॉस्ट और आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। केसेस डू नॉट फॉल अंडर परव्यू, या मैं आगे पढ़ेंगे ऐसे कौन से मैटर है जो आप आर्बिट्रेशन के थ्रू सॉल्व नहीं कर सकते। तुमको क्या लगता है ऐसे कौन से मैटर्स होंगे, क्या सीवियर मैटर्स में, क्या मर्डर, और सही बात है मर्डर आर्बिट्रेटर थोड़ी सॉल्व करेगा। क्रिमिनल मैटर्स नहीं होंगे, ग्रीवियस हर्ट हो गया। बच्चे देखो कौन से मैटर्स आर्बिट्रेशन में रेफर हो सकते हैं और कौन से नहीं। तुम इसका बिजनेस कर रहे हो, तुम्हें एसेंशियल्स पता लग गए, अब तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि आखिर में कौन कौन से मैटर हैंडल कर सकता हूं या कर सकती हूँ। सबसे पहले सिविल मैटर्स में आर्बिट्रेशन कवर हो जाता है, ठीक है। टाइम बार डेट, लोन वगैरह लिया है जो इतने टाइम में पे करना था और पे नहीं किया, आर्बिट्रेशन के थ्रू सॉल्व करा लो, आखिर पैसा कब मिलेगा। मैटर्स इन्वॉल्विंग एनी सिविल राइट, ठीक है। मैटर्स इन विच सिविल कोर्ट हैव द जुरिस्डिक्शन, जॉइंट वेंचर, प्रोडक्ट एंड प्रोफेशनल लायबिलिटी, इंश्योरेंस, बैंकिंग, नॉन बैंकिंग एंड अदर कमर्शियल मैटर्स। एग्जाम्पल दे दी उन्होंने। कौन से मैटर्स सॉल्व नहीं हो सकते, क्रिमिनल नहीं हो सकते, ठीक है, रेवेन्यू नहीं हो सकते, इनकम टैक्स वाले थोड़ी बैठ के आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेंगे और आपका मैटर सॉल्व कराएंगे। रेवेन्यू, अभी स्टैम्प ड्यूटी वाला मैटर रेवेन्यू मैटर है, वो आर्बिट्रेटर सॉल्व नहीं कराएगा, ठीक है।
मैट्रिमोनियल, शादीवादी के मुद्दे आर्बिट्रेटर सॉल्व नहीं कराएगा, ठीक है, क्योंकि शादी करते टाइम भी आप कॉन्ट्रैक्ट वगैरह भी करते हो तो ये फिर फैमिली कोर्ट में ही जाएंगे। ये एक अकेला बंदा नहीं डिसाइड कर सकता कि तुमको इतना मिलना चाहिए, तुमको इतना मिलना चाहिए, ठीक है। टेस्टिमेंट्री मैटर्स यानी विल वाले, ठीक है, ये भी आर्बिट्रेटर डिसाइड नहीं करेगा, ये हमारी कोर्ट डिसाइड करेंगे। मोटर व्हीकल एक्सीडेंट सीवियर तुम लोगों ने बोला, ग्रीवियस हर्ट हो गया, तो ऐसे गाड़ी वाड़ी से भेड़ वाले मैटर्स भी आर्बिट्रेटर हैंडल नहीं करेंगे। ट्रस्ट एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस भी वो नहीं करेंगे। मैटर्स रिलेटेड टू डिटर्मिनेशन ऑफ गार्जियन, ये भी वो लोग डिसाइड नहीं कर सकते, ये हमारे कोर्ट एज पर लॉ डिसाइड करेंगे। जो हमारा, अगर हमको लग रहा है कि हमारा स्कोप कम हो गया है, अब क्योंकि बिजनेस सोच लिया था ना तो हमको लगा हमारा स्कोप कम हो गया, तो नहीं, हमारा स्कोप बड़ा है, ठीक है, क्योंकि सिविल मैटर्स बहुत होते हैं। सिविल में तुम कैसे अप्रोच कर सकते हो कि टाइम, तुम जब सिविल कोर्ट जाओगे 10 साल लगाओगे एक प्रॉपर्टी का मैटर रिजॉल्व करने में, ठीक है। तुम आर्बिट्रेटर के पास आओगे, उनके पास टाइम बाउंडेशंस है कि इतने टाइम में उनको वो चीज रिजॉल्व कर देनी है, ठीक है। सिविल मैटर्स, टाइम बार्ड मैटर्स, अब पैसे की वैल्यू कम हो रही है ना डेली बेसिस पे, आज की डेट में 2000 रुपीज भी उतने मैटर नहीं कर रहे हैं जितना पहले कर रहे थे। तो अब तुम्हारे टाइम बार्ड, तुम्हें किसी से 2 लाख रुपए लेने थे, वो तुम्हें नहीं मिले हैं अभी तक। 3 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट था, 3 मंथ्स में के लिए तुम सिविल कोर्ट जाओगे, अगर उसमें 7 साल लग गए तो 2 लाख की वैल्यू क्या ही बची। तो आर्बिट्रेटर के पास जाओगे तो इंटरेस्ट और 2 लाख के थोड़ा बहुत इंटरेस्ट तो कवर कर लोगे जल्दी, ठीक है। समझ आ गया कौन से मैटर्स हम ले सकते हैं, कौन से नहीं। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पूछ लिया उन्होंने, व्हाट इज आर्बिट्रेशन, तो व्हाट इज आर्बिट्रेशन मींस एनी आर्बिट्रेशन वेदर और नॉट एडमिनिस्ट्रेटिव बाय परमानेंट आर्बिट्रेटल इंस्टीट्यूशन, या तो उसके थ्रू जाओ या फिर अपना खुद का आर्बिट्रेशन कर लो, ठीक है। तो आर्बिट्रेशन का डेफिनेशन में मीनिंग क्या है, डेफिनेशन में मतलब एक्ट की डेफिनेशन में मीनिंग क्या है कि वेदर और नॉट एडमिनिस्ट्रेटेड बाय अ परमानेंट आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन। आर्बिट्रेटर का मतलब क्या होता है, जो बैठ के रिजॉल्व करता है, लिखा भी ऐसा, इज अ पर्सन हु अपॉइंटेड टू डिटरमाइन डिफरेंसेस डिस्प्यूट बिटवीन 2 और मोर पार्टीज बाय देयर म्यूचुअल कंसेंट। ये कौन होगा हमारे आर्बिट्रेटर, हु इज अ पर्सन अपॉइंटेड टू डिटरमाइन डिस्प्यूट्स या फिर डिफरेंसेस, ठीक है, बिटवीन द 2 पार्टीज अपॉइंटेड बाय म्यूचुअल कंसेंट। इट इज नॉट इनफ दैट द पार्टीज अपॉइंट एन आर्बिट्रेटर, द पर्सन हु इज अपॉइंटेड मस्ट आल्सो गिव हिज कंसेंट टू एक्ट एज एन आर्बिट्रेटर। भाई हमने बोल दिया कि स्नेहा को बनाना है, स्नेहा की कंसेंट भी होनी चाहिए ना कि मैं बनूंगी, ठीक है। हिज अपॉइंटमेंट इज नॉट कंप्लीट टिल ही हैज एक्सेप्टेड द reference. The arbitrator must be absolutely disinterested and impartial. ये भी उन्होंने importantly बता दिया कि उसका उस मैटर में कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए और वो पार्शियल भी नहीं होना चाहिए। He is an extrajudicial ट्रिब्यूनल whose decision is binding on the parties, मतलब वो जो अवार्ड देंगे, वो जो ऑर्डर देंगे, वो हमेशा क्या रहेंगे, बाइंडिंग रहेंगे, ठीक है। एनी इंटरेस्ट ऑफ द आर्बिट्रेटर ईदर इन वन ऑफ द पार्टीज और इन सब्जेक्ट मैटर रेफरेंस अननोन टू ईदर ऑल द पार्टीज और ऑल पार्टीज एज द केस में बी इज डिस्क्वालिफिकेशन फॉर द, मतलब ही इज डिस्क्वालिफाइड, अगर उसके साइड से आ भी किया तो हम एक्सेप्ट करने में डिफिकल्टी होगी, हमें देखना पड़ेगा कि आखिर उसे उसके अवार्ड को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए या क्या करना चाहिए, ठीक है। तो हमने पढ़ा आर्बिट्रेशन यानी कि वेदर अ परमानेंट इंस्टीट्यूशन और नॉट। आर्बिट्रेटर अ पर्सन हु इज अपॉइंटेड टू रिजॉल्व या टू चेक डिफरेंसेस एंड डिस्प्यूट बिटवीन 2 पार्टीज बाय देयर म्यूचुअल कंसेंट। फिर एक और पॉइंट, अगर म्यूचुअल कंसेंट से अपॉइंट किया है तो उस पर्सन की भी कंसेंट होनी चाहिए, इज एक्टिंग एज एन आर्बिट्रेटर, एंड वो इम्पार्शियल और डिसइंटरेस्टेड होना चाहिए इन द मैटर। Arbitral institutions mean an arbitral institution designated by the Supreme Court or High Court under the Act. अब समझ आया, ये इंस्टीट्यूशन किसने बनाया है, हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अब आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल मींस अ सोल आर्बिट्रेटर और द पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर्स, या तो एक सिंगल, और आपको कोर्ट कई बार पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर्स भी देती है। कोर्ट मींस
जहां पे मैटर सॉल्व हो रहा है, तो कोर्ट को एक्ट में भी डिफाइन किया गया है। जनरली कोर्ट का मतलब कुछ होता है कि एक ऐसा रूम जहां पे मैटर्स जुडिशियल प्रोसीडिंग्स चल रही होंगी, दैट इज द कोर्ट। इस एक्ट में उन्होंने कोर्ट को अलग तरीके से डिफाइन किया, ठीक है। इन केस ऑफ एन आर्बिट्रेशन अदर देन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, द प्रिंसिपल सिविल कोर्ट और द ओरिजिनल jurisdiction in a district and includes the high court in exercising of original civil jurisdiction having a jurisdiction to decide फॉर्मिंग अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर्बिट्रेशन। इन लोग कोर्ट को क्या बोल रहे हैं कि या तो हम सिविल, इन लोग ने कोई अलग से आर्बिट्रेशन कोर्ट हमने कभी सुना भी नहीं है ना। ये लोग कह रहे हैं कि सिविल पर्सन जो इनने इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं, ठीक है, उसमें उन्होंने बोल दिया कि हमारा जो सिविल कोर्ट है ना, जो भी सिविल कोर्ट जिसके पास इस सब्जेक्ट मैटर का जुरिस्डिक्शन है वो, या फिर हम हाई कोर्ट भी इंक्लूड कर सकते हैं कि अगर आपका मैटर ऐसा है कि हाई कोर्ट में भी लेके आ जाओ आर्बिट्रेशन का मैटर, ठीक है, आपकी ही जुरिस्डिक्शन में, तो उसको हम कोर्ट डिफाइन कर रहे हैं। हम अलग से कोई भी कोर्ट नहीं बना रहे। तो हमारे जो सिविल कोर्ट्स हैं और हमारा जो हाई कोर्ट है वो कभी कभार आर्बिट्रेशन मैटर के लिए कोर्ट बन जाता है, ठीक है। तो वेदर इट्स आर्बिट्रेशन अदर देन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, इंटरनेशनल के लिए हम सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट नहीं यूज कर रहे। If the same had been subject matter of a suit but does not include any civil court of a grade inferior to principal civil court or court of small causes, इससे छोटे वाले मैटर्स नहीं होने चाहिए। आपका अगर आर्बिट्रेशन मैटर इतने हाई लेवल का है कि वो सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकता है, तो ज्यादा से ज्यादा वो एक ग्रेड होना चाहिए सच प्रिंसिपल सिविल कोर्ट और या फिर कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज, इतने लेवल, जैसे हमने हर एक कोर्ट की पेनाल्टी पड़ी हुई है कि कितना इम्प्रिजमेंट वो दे सकता है, वैसे ही सिविल मैटर्स में भी डिफाइंड है, पर कोई भी अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन ये सब डिफाइंड नहीं है। बस उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि स्मॉल कॉजेज कोर्ट, फिर हमारे सिविल कोर्ट्स, फिर ये हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। कहाँ थे तुम लोग? अच्छा, तो हमारे जो इंफीरियर कोर्ट्स हैं उतने रैंक के मैटर्स को हम हैंडल नहीं करते, उससे जो भी अबव मैटर्स हैं वो हम सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट में लेके जाते, तो उनके लिए हमने आर्बिट्रेशन का कोर्ट भी उसको बोल दिया है, ठीक है। In case of international commercial arbitration, the High Court in exercise of original jurisdiction having the jurisdiction to decide the question of subject matter if the same has been subject, and other cases High Court having the jurisdiction to hear upper the subordinate of that High Court। अभी बोल रहे जब इंटरनेशनल आता है आपका आर्बिट्रेशन, तो सिर्फ हाई कोर्ट को हम आर्बिट्रेशन कोर्ट के लिए रखते हैं, ठीक है। बाकी मैटर्स के लिए हम सिविल कोर्ट को भी बोल सकते हैं, वो भी प्रिंसिपल सिविल कोर्ट जिनका अच्छा खासा ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है खुद का, मतलब फर्स्ट टाइम जिसके पास मैटर जाता है उनके पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होता है, तो उस लेवल का कोर्ट और हाई कोर्ट, और इंटरनेशनल के लिए सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट, ठीक है। इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन क्या होता है? Means an arbitration relating to dispute arising out of legal relationship with whether contracted or not considered as commercial under law, जहां पे जो अभी हमने पढ़ा है कि इंडिविजुअल आउट ऑफ इंडिया, अ बॉडी कॉर्पोरेट आउट ऑफ इंडिया, एसोसिएशन आउट ऑफ इंडिया का, या फिर गवर्नमेंट और फॉरेन कंट्री। हमने कहाँ पढ़ा? इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में, ठीक है। तो इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन का मतलब यही है जहां पे आपकी कोई भी डील ऐसे पर्सन से हो रही है, ऐसे बॉडी कॉर्पोरेट से हो रही है, ऐसे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल से हो रही है, ऐसी गवर्नमेंट से हो रही है जो कहाँ के हैं? फॉरेन के, एनी कंट्री अदर देन इंडिया। तो हमने लिखना भी ऐसे ही है, अब्रॉड वर्ड, फॉरेन वर्ड नहीं, वो कैसे लिख रहे हैं? एनी कंट्री अदर देन इंडिया। तो हमें भी आंसर्स में ऐसे ही मेंशन करना, ठीक है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव हमें पता है, means a person who in law represent the estate of a deceased person, includes any person who is intermediaries and estate of deceased। deceased मतलब जो नहीं रहे, उनके पीछे जो भी उनको represent कर रहे हैं वो यहाँ पे कौन है? legal representative। party means any party to an arbitration agreement। ये बार बार arbitration agreement वर्ड आ रहा है, उसके जस्ट नीचे डेफिनेशन है। अभी तक हमने जो बच्चे पढ़ा ना वो एक क्लॉज था जो हमने शुरू में समझा, ठीक है। अगर नुपुर और अंशिका एक अलग से आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट भी कर लें कि ये अपना कॉन्ट्रैक्ट है और इसके पीछे हमने एक और अग्रीमेंट कर लिया जो कि आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट है जिसमें सब कुछ डिसाइड है। अभी तो एक पैराग्राफ में लिख रहे थे वो कि दोनों म्यूचुअल कंसेंट से एक आर्बिट्रेशन लेंगे, इस एक्ट के अकॉर्डिंग हम सारी प्रोसीडिंग्स, क्या उसमें सब कुछ लिखा था? नहीं, वेन्यू बस लिख दिया था न्यू दिल्ली रहेगी, ठीक है। अब अगर इसके अलावा एक पूरा अग्रीमेंट भी कर सकते हैं लोग जिसमें इन लोग सब कुछ मेंशन कर दें, ठीक है, एवरीथिंग विच द प्रोसीजर दे वांट्स टू बी फॉलोड इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ डिस्प्यूट।
Under section 7, arbitration has been defined to mean an agreement by the parties submit to arbitration all or certain dispute which have arisen and may arise between them in respect of defined legal relationship whether contractual or नॉट. तो जो भी उनको लगता है कि डिस्प्यूट हो सकते हैं या हो गए हैं, तो उसको लेके अगर इन्होंने कोई अग्रीमेंट किया है तो वो किसको उनको सबमिट करना है, आर्बिट्रेशन को, और फिर वो डिसाइड करेगा ना कि आखिर मैटर कैसे लेना है, और फिर ही वो देखने के बाद कंसेंट देगा कि उसे आर्बिट्रेटर बनना है कि नहीं बनना. An arbitration agreement may be in form of an arbitration clause in a contract in a form of separate agreement. मतलब arbitration agreement क्या है, clause नहीं है, clause जैसा एक complete agreement है. An arbitration agreement shall be in writing. Arbitration in writing contained or document signed by the parties in exchange of letters, telex, telegrams and other means of telecommunication, including communication through electronic means. उसमें ये सब involved होना चाहिए जो जो आपके बीच में contract हुआ, जो जो बातें हुई. An exchange of statements of claim defense in which existence of agreement alleged by one party or denied by other. मतलब ऑलरेडी existing agreement था, उसके बाद आपने arbitration agreement में अपनी अपनी बात लिखी, मुझे ये claim चाहिए, मुझे ये defense चाहिए, मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए. वो जब पॉइंटर्स आपने उसमें डाल दिए सारे स्टेटमेंट्स, तो वो भी कवर होने चाहिए आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट में. द रेफरेंस इन अ कॉन्ट्रैक्ट टू अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग एन आर्बिट्रेशन क्लॉज कंस्टिट्यूट्स एन आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट इफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज इन राइटिंग एंड रेफरेंस इज सच एज टू मेक द आर्बिट्रेशन पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. बच्चे लास्ट लाइन में बोल रहे हैं अगर ऐसा स्पेसिमेन आपके आर्बिट्रेशन आपके नॉर्मल अग्रीमेंट में भी दिया हुआ है तो हम बोलेंगे आपने आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट किया है. मतलब अलग से कॉन्ट्रैक्ट नहीं, आपके कॉन्ट्रैक्ट में ये पूरा कंप्लीट क्लॉज आपने दे दिया है, तो हम बोल देंगे हाँ आपने आर्बिट्रेशन का रेफरेंस डाला है, मतलब आप उस अग्रीमेंट में आए हो. जब हम पढ़ रहे हैं आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट, अगर वो तुमसे इसकी डेफिनेशन पूछ ले व्हाट इज एन आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट, तो क्या क्या मेंशन करोगे? सबसे पहले बताओगे कि ऐसा अग्रीमेंट जो दो पार्टीज सबमिट करती हैं किसको, आर्बिट्रेशन को, जिसमें उन्होंने अपने सारे डिस्प्यूट्स विच हैव अराइजन या विच में अराइज इन रिस्पेक्ट ऑफ डिफाइंड रिलेशनशिप, या फिर कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल हो या फिर नहीं हो, लीगल रिलेशनशिप. ठीक है. अब आर्बिट्रेशन में भी इन अ फॉर्म ऑफ आर्बिट्रेशन क्लॉज या फिर प्रॉपर एक अग्रीमेंट. ठीक है, दोनों चीजें आ सकती है. उसके बाद इट शैल बी इन राइटिंग. उसके बाद कि जो आपने डॉक्यूमेंट में पॉइंटर्स डाले उसमें क्या क्या होना चाहिए, सबसे पहले वो डॉक्यूमेंट साइंड होना चाहिए, उसमें सारे लेटर्स आपके जितने भी कम्युनिकेशन है इलेक्ट्रॉनिक मीन से टेलीकम्युनिकेशन राइटिंग फॉर्म में वो सब भी उसमें इन्वॉल्व होने चाहिए, और ऐसे ऐसे स्टेटमेंट जिसमें आप अपने क्लेम और डिफेंस को भी क्लियरली डिफाइन कर रहे हो. इसके बाद अगर आपने नॉर्मल अग्रीमेंट में भी एक आर्बिट्रेशन क्लॉज डाल दिया तो वो भी क्या हो जाएगा, रेफर करेगा कि आपने आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट किया है. ठीक है. तो अगर तुमसे ये डेफिनेशन पूछ रहे तो तुम्हें इतनी सारे पॉइंटर्स कवर करने हैं. द रेफरेंस वाला ये होता है कि जैसे तुमने एक पूरा अग्रीमेंट किया अंशिका के साथ, ठीक है, बाय एंड बिटवीन, ठीक है, जिसमें तुमने पूरा लिखा कि इतना माल मैं दूंगी, इतना पैसा तुम देना, इतने टाइम में पेमेंट हो जाना चाहिए, इतना बिल तुम रेज करोगी, सारे पॉइंट्स लिखे. आखिरी में 7th पॉइंट में लिख दिया आर्बिट्रेशन. ठीक है, एडीआर बोल लो, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन. इसमें आपने मेंशन किया कि अगर अपने बीच में कोई भी डिस्प्यूट होगा तो अपन उसको आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट के हिसाब से 1996 में रिजॉल्व करेंगे. ठीक है, 1996 जैसे रिजॉल्व करेंगे. ठीक है, एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेंगे और अपना डिस्प्यूट सॉल्व हो जाएगा. ये कहां करेंगे हम, न्यू दिल्ली. ये आपने इस पूरे इसमें मेंशन कर दिया. तो ये जो आपने मेंशन किया ना आपने पूरे बड़े से अग्रीमेंट में एक पॉइंट, इस पॉइंट को भी हम बोलेंगे कि आपने आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट किया है. ठीक है, इसका एक अलग से भी अग्रीमेंट हो सकता है जो तुम लोग कर सकते हो, लेकिन अगर आपने क्लॉज भी डाल दिया तो उसका रेफरेंस भी बोल रहा है कि कंप्लीट अग्रीमेंट आपने किया है. ठीक है. पार्ट टू रेफर पार्टीज टू आर्बिट्रेशन वेयर देयर इज एन आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट. हेडिंग से क्या समझ आ रहा है, पार्ट टू पार्टीज रेफर, पार्ट टू रेफर पार्टीज है, पार्ट टू पार्टीज नहीं है, पार्ट टू रेफर पार्टीज टू आर्बिट्रेशन. किसके पास पावर है, नहीं, पार्ट टू रेफर पार्टीज, इंटरप्रिटेशन पॉइंट मनुश्री ने बोला, power to refer parties to arbitration. Who has the power to refer parties कि आप arbitration में जाओ. अग्रीमेंट में लिखा है कोर्ट
यहाँ पे लिखा है कि अगर आपके अग्रीमेंट में क्लॉज है या आपने प्रॉपर आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट किया है तो कोर्ट हैज द पावर टू रेफर पार्टीज कि जाओ आर्बिट्रेशन में अपना मुद्दा सॉल्व कराओ। ठीक है, इतना बड़ा पैराग्राफ लिखा है मतलब लेकिन उसका मीनिंग सिर्फ इतना सही है। प्रोवाइड्स दैट a judicial authority before which an action is brought in a matter which is subject to arbitration agreement shall, if a party to arbitration agreement or any person claiming through under him so applies, not later than of submitting his first statement on the substance of the dispute, then notwithstanding any judgment, decree or order of Supreme Court or any court, refer the parties to arbitration unless it finds the prima facie no valid agreement exist। इसका मतलब नहीं समझ आया? एक एक पॉइंट तोड़ते हैं। पहले बोल रहे हैं जुडिशियल अथॉरिटी, ठीक है, जिसके पास इन लोग गए, इन लोग ने क्या किया, एक अग्रीमेंट किया था जिसमें आर्बिट्रेशन क्लॉज डाल दिया था। अब इनने तो अग्रीमेंट बनाया नहीं होगा, इनके लिए कंपनी सेक्रेटरी ने अग्रीमेंट बनाया, इन लोग फ्रेंड्स थे, इनने पूरा अग्रीमेंट पढ़ा नहीं और साइन कर दिया, पर कंपनी सेक्रेटरी स्मार्ट है, उसने आर्बिट्रेशन क्लॉज डाला था। ठीक है, अब इन लोग चले गए कोर्ट, डिस्प्यूट हुआ है, जुडिशियल अथॉरिटी के पास चलो मैटर सॉल्व कराएंगे। जुडिशियल अथॉरिटी के पास पावर है कि तुम मेरे पास पहली बार आए हो अपना डिस्प्यूट लेके फॉर द फर्स्ट टाइम, और उसके पास ये पावर है अग्रीमेंट देखते टाइम उसने देखा आर्बिट्रेशन क्लॉज इसमें मेंशन्ड है, तो वो उसके पास पावर है जुडिशियल अथॉरिटी, मैं तुम्हारा मैटर सॉल्व नहीं कराऊंगा, तुम जाओ आर्बिट्रेशन, मैं तुम्हारा मैटर तब सॉल्व कराऊंगा जब इसमें आर्बिट्रेशन क्लॉज एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर उसमें अग्रीमेंट में आर्बिट्रेशन क्लॉज, अभी अग्रीमेंट की डेफिनेशन पढ़ी, उसमें लिखा है क्लॉज भी लिखा होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट। मतलब पूरे एक्ट में वो लोग क्लॉज को क्या मान रहे हैं, आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट, मतलब एक ऐसा क्लॉज है जिसमें दोनों पार्टीज ने अग्री किया कि अगर मुद्दा होगा, डिस्प्यूट होगा तो आर्बिट्रेशन से रिजॉल्व होगा। और अगर हम कोर्ट चले गए तो जुडिशियल अथॉरिटी के पास आ रहा है कि वो आपको कहां भेजेगी, आर्बिट्रेशन। अब अगर इसको रीड करोगे तो जुडिशियल अथॉरिटी बिफोर विच एन एक्शन इज ब्रॉट इन अ मैटर विच इज सब्जेक्ट टू एन आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट शैल, कॉमा, मतलब एक कोर्ट के पास ये लोग क्या लेके आए हैं, एक डिस्प्यूट लेके आए जिसमें क्या है, एक आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट ऑलरेडी है। इफ अ पार्टी टू आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट और एनी पर्सन क्लेमिंग थ्रू और अंडर हिम, इन दोनों में से कोई एक पर्सन कुछ क्लेम कर रहा है अंडर द अग्रीमेंट, ठीक है, सो अप्लाइज नॉट लेटर देन द डेट ऑफ सबमिटिंग हिज फर्स्ट स्टेटमेंट ऑन द सब्सटेंस ऑफ द डिस्प्यूट, वो किसको अप्लाई कर रहा है, जुडिशियल अथॉरिटी को। पहली बार, पहला डिस्प्यूट आया, पहली बार फर्स्ट सब्सटेंस में किसके पास गया, जुडिशियल अथॉरिटी। देन नॉटविथस्टैंडिंग एनी जजमेंट, डिक्री, ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, एनी कोर्ट, रेफर द पार्टीज टू आर्बिट्रेशन। किधर पे भी कुछ भी लिखा हो, अगर आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट है तो उनको कहां रेफर करना है, आर्बिट्रेशन के पास। अनलेस इट फाइंड्स अ प्राइमा फेसी, शुरू में ही दिख गया कि जो आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट है वो वैलिड नहीं है या वो क्लॉज एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। फॉर द सबसेक्शन 2 स्टेट्स दैट एप्लीकेशन रेफर्ड in subsection 1 shall not entertain unless it is accompanied by the original arbitration or duly certified copy thereof। इसका मतलब क्या है, एविडेंस में पढ़ा है, प्राइमरी एविडेंस, सेकेंडरी एविडेंस। एविडेंस एक्ट में दो बहुत सारे टाइप्स है, दो मेजर टाइप्स बताती हूँ, एक प्राइमरी एविडेंस होता है और एक प्राइमरी एविडेंस मतलब ओरिजिनल कॉपी, ठीक है, सेकेंडरी एविडेंस यानी उसी की ही कॉपी, ठीक है। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अगर कोर्ट लेके आओगे तो वो आर्बिट्रेशन में रेफर करेगा या फिर उसकी सर्टिफाइड कॉपी लेके आओगे, ठीक है। अब अगर आप ऐसी रैंडम डॉक्यूमेंट लेके आ गए तो हम उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। जेरोक्स कॉपी लेके आ गए, एक्सेप्ट नहीं। सर्टिफाइड कॉपी मतलब दोनों ने अटेस्टेशंस वगैरह किए होंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा सेक्शन 8 कि अगर कोर्ट के पास मैटर आता है तो वो उसको कहां रेफर करेंगे, आर्बिट्रेशन में। देखो एग्जाम्पल पढ़ो, सबकी बुक में है, इजी है। अगर ये क्वेश्चन आया तो अब लिख लोगे, तो ऐसा सिमिलर बॉक्स में दिया, शायद तुमको सिमिलर एक क्वेश्चन भी आ जाए, ठीक है।
अब हम लिख सकते हैं कि भाई हाँ वो रेफर कर सकते हैं क्योंकि सेक्शन 8 में क्लियरली मेंशन्ड है, सेक्शन 8 ऑफ आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट 1926, इंटरिम मेजर्स बाय द कोर्ट। ये टॉपिक देखा था जब अपन लिस्ट ऑफ टॉपिक पढ़े थे कि क्या बीच बीच में मेजर्स लेंगे। 9 बोलता है स्टेट्स द पार्टी में बिफोर और ड्यूरिंग द आर्बिट्रल proceedings at any time or after making the arbitral award but before it is enforced according to under section 36 में अमेंडमेंट देखा था, ठीक है। अप्लाई टू कोर्ट क्या बोल रहा है, बिफोर या ड्यूरिंग द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स, फिर बोल रहा है एनी टाइम या आफ्टर मेकिंग द अवार्ड, लेकिन अवार्ड अभी एनफोर्स नहीं कराया है, ठीक है। For the appointment of a guardian for a minor or a person of unsound mind for the purposes of arbitral proceedings, कोर्ट को अप्लाई कर सकता है कि आप इस पर्सन के लिए गार्जियन अपॉइंट करके दो, ये मैं नहीं कर सकता। तो बिफोर द प्रोसीडिंग्स या फिर ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स, ठीक है। आफ्टर मेकिंग द अवार्ड बट बिफोर एनफोर्सिंग टू द कोर्ट, अप्लाई कर सकते हो कोर्ट में कि हमें एक गार्जियन अपॉइंट करके दो, ठीक है। हो सकता है जब आप आर्बिट्रेशन डिस्प्यूट रिजॉल्व करो तब आपको करते करते समझ आए इसमें एक बच्चा भी इन्वॉल्व है, अब बच्चे के लिए आपको स्पेसिफिकली कोई गार्जियन चाहिए तो आप कोर्ट को अप्लाई करो। हो सकता है अवार्ड देते टाइम आपको लगे कि यार मैंने जो अवार्ड दिया है ना उसमें एक बच्चे का भी फायदा या नुकसान मेंशन्ड है, कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली डायरेक्टली उसको भी अफेक्ट करेगा, तो आपको उसके लिए गार्जियन चाहिए। हो सकता है आपने कुछ ऐसा अमाउंट अनाउंस करा अवार्ड में जिसमें वो पूरा हक उस बच्चे पे जाता हो, तो अब वो अमाउंट वो बच्चा कैसे हैंडल करेगा ना, वो 18 भी है, तो उसके लिए आपको एक गार्जियन चाहिए। तो बिफोर एनफोर्सिंग दैट अवार्ड आप कोर्ट को बोल दो मैंने ये अवार्ड दिया हुआ है, इसके लिए एक गार्जियन हमें चाहिए। सेकंड पॉइंट में लिखा है फॉर एन इंटरिम मेजर ऑफ प्रोटेक्शन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स, इन सब के लिए आप कोर्ट में अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले द प्रिजर्वेशन या फिर इंटरिम कस्टडी और सेल ऑफ एनी गुड्स व्हिच आर सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर्बिट्रल अग्रीमेंट, इसके लिए आप कोर्ट को अप्लाई करोगे कि हमें ना कुछ गुड्स प्रिजर्व कराना है, ठीक है, हमें कुछ गुड्स अपनी कस्टडी में लाना है जो आर्बिट्रल अग्रीमेंट का पार्ट है। सिक्योरिंग द अमाउंट इन डिस्प्यूट इन द आर्बिट्रेशन, अगर आपका टाइम बार्ड वाला है तो वो अमाउंट हमको सिक्योर कराना है तो आप कोर्ट में अप्लाई करो कि ये अमाउंट मुझे अभी सिक्योर कराना है। द डिटेंशन, प्रिजर्वेशन और इंस्पेक्शन ऑफ एनी प्रॉपर्टी और थिंग इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द डिस्प्यूट इन आर्बिट्रेशन, डिटेन कराना यानी अपने पास ले लेना, ठीक है। प्रिजर्वेशन वही चीज जो ऊपर लिखी थी, इंस्पेक्शन अगर किसी प्रॉपर्टी का आपको डिटेंशन यानी अपने पास जब्त करानी है, प्रिजर्वेशन या अपने पास रखवानी है या फिर उसका कोई इंस्पेक्शन कराना है, किसको अप्लाई करोगे, कोर्ट को। As to which the question may arise therein authorizing for any aforesaid purpose any person to enter upon any land, building in possession or any part, or authorizing any sample to be taken or any observation to be made, experiment to be tried which may be necessary or expedient for the purpose of obtaining full information or evidence। मतलब मुद्दा सॉल्व करते करते अगर तुम्हें ऐसे कुछ चीजें करानी है जिसमें तुम्हें किसी प्रोफेशनल की एक्सपर्टीज लगेगी, जिसमें तुम्हें कोई गुड्स इंस्पेक्ट कराना है, कोई प्रॉपर्टी का देखना है, किसके पास इसका पोजेशन, ये सब मैटर्स अगर तुम्हें देखना है तो तुम्हें कोर्ट को अप्लाई जरूर करना पड़ेगा, ठीक है। फिर कोर्ट अपना जो भी जैसे सर्च वारंट वगैरह कहां से आते हैं बच्चे, कोर्ट से ना। अब अल्टीमेटली तुम्हें इस पूरे मैटर में मतलब क्या है कि सर्च वारंट चाहिए, पढ़ा है हमने सर्च वारंट, कोई भी प्रॉपर्टी किसी का भी कोई लैंड बिल्डिंग का आपको सर्च कराना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोर्ट को अप्लाई। और किसके लिए अप्लाई कराना है अभी तक, गार्जियन अपॉइंट करने के लिए। फिर इंटरिम इंजंक्शन और अपॉइंटमेंट ऑफ अ रिसीवर, रिसीवर कब अपॉइंट होते हैं, लिक्विडेशन में, ठीक है। और ये जो बोल रहे हैं इंटरिम इंजंक्शन, इंजंक्शन यानी किसी को हमें रोकना है, स्टे ऑर्डर लगाना है। सच अदर इंटरिम मेजर्स ऑफ प्रोटेक्शन में अपीयर टू द कोर्ट टू बी जस्ट एंड कन्वीनियंट। तो बच्चे जब हम देख रहे हैं इंटरिम मेजर्स बाय द कोर्ट, इजी टॉपिक, क्या लिखा है कि भाई बिफोर या ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग, आफ्टर द आर्बिट्रल अवार्ड या बिफोर मेकिंग द अवार्ड, लेकिन बिफोर एनफोर्समेंट आपको अप्लाई करना है कोर्ट को। फॉर टू पहले तो टू अपॉइंट अ गार्जियन फॉर एनी माइनर या फिर अनसाउंड माइंड, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स, प्रोसीडिंग्स के लिए आपको ये बंदा चाहिए। उसके बाद कुछ ऐसे फॉलोइंग 4-5 मैटर है जिसके लिए आपको अप्लाई करना है। पहला मैटर है कि अगर आपको कोई प्रिजर्वेशन कस्टडी में लाना है, दूसरा है सिक्योरिंग अमाउंट, तीसरा है कि कोई भी इंस्पेक्शन वगैरह करना है, कोई भी सब्जेक्ट मैटर लैंड बिल्डिंग का, तो आपको कोर्ट को अप्लाई करना पड़ेगा। या फिर ऐसे कोई पॉइंट्स जो जस्ट एंड कन्वीनियंट है कि हाँ इसके लिए तो कोर्ट को बोलना ही पड़ेगा।
and the court shall have the same power to make orders as it for the purpose in relation to any proceeding before. मतलब जैसे वो सिविल में ऑर्डर देते थे वैसे वो इसमें भी दे सकते हैं. Further states subsection 2, before the commencement of arbitral a court passes an order for any interim measure of protection, the arbitral proceeding shall be commenced within a period of 90 days from the date of such order or within such further time as court may determine. तो कोर्ट अगर लगे बोल देगा कि इंटरम मेजर्स आएंगे तुम्हारे पास, ठीक है, कोर्ट ने दे दिया है कि इसके लिए मैं गार्जियन अपॉइंट कर रहा हूं, तो 90 डेज में आपको प्रोसीडिंग स्टार्ट कर देनी है. ठीक है. नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर, बच्चे सबसे पहले पढ़ा क्या, पर्पस ऑफ द एक्ट, वो क्या है, डोमेस्टिक या फिर इंटरनेशनल कमर्शियल ट्रेड, और या फिर कोई भी फॉरेन अवार्ड जो एनफोर्स हो चुके हैं, मतलब उनको हमें यहाँ पे एनफोर्स कराना है. और या फिर ये मॉडल कहां से आया है, यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड लॉ. फिर हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ आर्बिट्रेशन, कौन कौन से हैं, एडहॉक, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल और आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस. फिर हमने पढ़ा एसेंशियल्स ऑफ आर्बिट्रेशन, सीट, वेन्यू, लॉ, लैंग्वेज, आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस, कॉस्ट, नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स. वेल डन. फिर हमने कुछ डेफिनेशंस देखी जिसमें हमें आर्बिट्रेटर समझा, आर्बिट्रेशन समझा और आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट समझा मेनली, और कोर्ट क्या होता है, दैट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट थिंग. ठीक है. फिर हमने देखे कुछ इंटरम मेजर्स जो देते हैं ये लोग, और पार टू रेफर, सेक्शन 8 में लिखा था कि भाई कोर्ट के पास पार है कि अगर आपके आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट है, क्लॉज है, तो किसको रेफर कर दो, आर्बिट्रेशन को, जब भी वो फर्स्ट टाइम एनी सब्सटेंस आता है तो. सिक्योरिंग द अमाउंट डिस्प्यूट इन द आर्बिट्रेशन, अब तेरे और मेरे बीच में एक अग्रीमेंट हुआ है, मैंने तुझे आज 5 लाख रुपए दिए, ठीक है, 5 लाख मैंने दिए कि 3 मंथ्स में मैं वापस ले लूंगी. ठीक है. अब 3 मंथ्स हो गए, मतलब कौन से पैसे, मैम मेरे पास कोई पैसे नहीं है, आपने कौन से 5 लाख रुपए दिए, मतलब आपने अग्रीमेंट किया, उसमें लिखा है. अच्छा, क्या कहाँ है अग्रीमेंट, अग्रीमेंट में लिखा है, तुम नहीं मान रही, उसमें आर्बिट्रेशन क्लॉज भी लिखा है. डिस्प्यूट हो गया अपने बीच में, आर्बिट्रेटर के पास गए, वो बोल रहे हैं मैटर क्या है, 5 लाख रुपए का. अब 5 लाख का जो मैटर है, 5 लाख किसके पास है तेरे पास. अब जब तुम मुझे नहीं देने की बात कर रही हो, तुम फिर मुद्दे उठा रही हो, अरे एक बार पहले इनने पैसे लिए थे वापस नहीं किए. जो 5 लाख ना, उसने सबसे पहले हमें सिक्योर कराना है, तो हम कोर्ट से ऑर्डर लेंगे कि ये 5 लाख पहले आप सिक्योर कराओ. ठीक है. तो 5 लाख तुम रखोगी, हो सकता है आर्बिट्रेटर बोले 2 लाख तुम लाओ, 2,50,000, 2,50,000 मैं लाऊं. 5 लाख इज द अमाउंट ऑफ डिस्प्यूट, पहले वो रखो, फिर हम डिसाइड करेंगे किसको मिलेंगे. ठीक है. चलो, नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स, सेक्शन 10, 8 हो गया, 9 हो गया, अब 10 बोल रहा है द पार्टीज आर फ्री टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स प्रोवाइडेड दैट, हमने ये पढ़ा है कि वो लोग इवन नंबर्स नहीं होने चाहिए, तो लिख दिया एग्जांपल ए बी इंटेंडेड टू कमेंस एन आर्बिट्रेशन दे शुड ट्राई एंड अपॉइंट नंबर आर्बिट्रेशन दैट इज 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन. ठीक है. ऑड नंबर्स अपॉइंट करना. ये सब इतना सा था. अब बोल रहे अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर, सेक्शन 11 में आ गए. सबसे पहले नेशनैलिटी ऑफ आर्बिट्रेटर, भैया हमारा इंडिया है, इंडिया जैसा आर्बिट्रेटर, इंडिया का ही आर्बिट्रेटर लेके आओ. एनी पर्सन ऑफ एनी नेशनैलिटी मे बी एन आर्बिट्रेटर अनलेस अदरवाइज अग्रीड बाय द पार्टीज. अगर इंटरनेशनल होगा तो तुम उसको रोक पाओगे क्या, उसके पास भी राइट है अपना आर्बिट्रेटर. अब जब बच्चे एक पार्टी इंटरनेशनल की है, एक पार्टी इंडियन की है, एक एक अपना अपना आर्बिट्रेटर, अब मेन कौन लाएगा, वो 2 आर्बिट्रेटर डिसाइड करेंगे कि इंटरनेशनल का लाना है कि इंडिया का लाना है, और उसमें पार्टीज की म्यूचुअल कंसेंट होनी चाहिए. अगर नहीं हुई, वो बोले नहीं इंडिया इंडिया इंडिया, वो बोले नहीं 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 ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया, कोर्ट चलो. ठीक है. अपन ने लिख दिया था ना उसमें आर्बिट्रेशन न्यू दिल्ली का, यहाँ तुम्हारे ऑस्ट्रेलिया का, तो कोर्ट चलो बता देंगे. इंटरिम ऑर्डर ले लेते हैं उनसे, या फिर हम डायरेक्टली कोर्ट में ही मैटर रिजॉल्व करा लेते हैं. प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट, द पार्टीज आर फ्री टू अग्री ऑन अ प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर एंड आर्बिट्रेटर्स. तो आपस में डिसाइड कर लो कैसे अपॉइंट करना है. ठीक है. जनरल प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर जनरली बोलता है स्टेट्स दैट फेलिंग एनी अग्रीमेंट रेफर्ड इन सबसेक्शन 11(2) जो ऊपर पड़ा है, अगर नहीं अपॉइंट कर पाए तो in an arbitration where 3 arbitrators each party shall appoint 1 arbitrator, 2 appointed arbitrators आ गए, shall appoint the third arbitrator who shall act as presiding arbitrator. मतलब हमारा लॉ बोलता है बच्चे कि अपना अपना एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर लो अगर एक सोल आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं कर पाए हो. ठीक है. यहाँ कोई भी प्रोसीजर फॉलो नहीं कर पा रहे हो तो अपना अपना कर लो, और उस आर्बिट्रेटर को बोलो एक थर्ड प्रिसाइडिंग आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर ले.
डेजिग्नेशन ऑफ आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन, आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन पढ़ी थी, किसने बनाई है? सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट. तो सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट shall have the power to designate arbitral institution from time to time which have been graded by the council under section 43I of the purposes of the act. अब इन लोगों ने बना रखे हैं तो वही बता दिया कि ये लोग जिस भी कोर्ट रूम को बोल देंगे ये आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन है तो वो आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन बन जाएगा. फेलर टू अपॉइंट आर्बिट्रेटर अंडर सेक्शन 11(3), 11(3) ऊपर था ये वाला बच्चे, ठीक है, जहां पे तुमने एक अपॉइंट किया और एक वो करेगा. प्रोवाइड्स दैट इफ द अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोसीजर इन सेक्शन 3 applies and the party fails to appoint the arbitrator within 30 days from the receipt of a request to do so from the other party, or two appointed arbitrators fail to agree on third arbitrator within 30 days from the date of their appointment, the appointment shall be made upon a request of a party by Supreme Court or as the case may be the High Court or any person instituted designated by the such court. क्या हो गया? अंशिका है, नुपुर है, एक एक आर्बिट्रेटर लेके आए, नहीं ला पाए, कोई बात नहीं, ठीक है. अब अगर एक एक ले आए सपोज विद इन 30 डेज और ये 30 डेज में अगर ये 30 डेज एक और बंदे को अपॉइंट नहीं कर पाए, मतलब अगर ये भी अपॉइंट नहीं हो ये भी अपॉइंट नहीं हो, दोनों मैटर्स में आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन को बोलो, रिक्वेस्ट करो, वो लोग आपको एक आर्बिट्रेटर दे देंगे, ठीक है. फेलर टू अग्री ऑन द आर्बिट्रेशन अंडर सेक्शन 11(2), फेलिंग any agreement referred to in section 11(2). 11(2) क्या लिखा था? Agree to procedure. In an arbitrator with a sole arbitrator, parties fail to agree the arbitrator within 30 days from the receipt of a request by one party and from the other party so agree the appointment shall be made on the application accordance with the provision of section 11(4). ठीक है, 11(4) क्या बोल रहा है? ये भाई सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के पास चले जाओ, वो बता देंगे कि सोल आर्बिट्रेटर कैसे लाना है. Failure to follow the procedure, agreement and function. तो क्या होगा? If the party fails to act required under that procedure, the parties or two appointed arbitrator fail हो गए कि agreement के हिसाब से, फिर a person including institution भी नहीं कर पाया. A party may request the Supreme Court or High Court unless the agreement on the appointment procedure other means of securing the appointment. मतलब अगर आपने एक प्रोसीजर डिसाइड किया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट करो कि ये लोग कोई एक पार्टी या फिर कोई एक आर्बिट्रेटर या दोनों आर्बिट्रेटर का अपॉइंटेड एक आर्बिट्रेटर जो इंस्टीट्यूशन से आया था वो भी, अगर ये लोग प्रोसीजर फॉलो नहीं कर पा रहे और लिखा है, कोई भी एक भी ऐसा करेगा ना तो आप सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट कर सकते हो कि हमारे बीच में ये दिक्कत जा रही है, ठीक है. डिस्क्लोजर फ्रॉम द आर्बिट्रेटर. डिस्क्लोजर्स क्या होंगे बच्चे? हमने देखा था वो डिसइंटरेस्टेड और इम्पार्शियल होना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा? डिस्क्वालीफाई. द सुप्रीम कोर्ट एज द केस में बी, द हाई कोर्ट और द पर्सन ऑफ इंस्टीट्यूशन डेजिग्नेटेड बाय सच कोर्ट बिफोर अपॉइंटिंग एन आर्बिट्रेटर. जब आप एक थर्ड आर्बिट्रेटर लेते हो इंस्टीट्यूशन से, शैल सीक अ डिस्क्लोजर इन राइटिंग. क्या? क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड आर्बिट्रेटर बाय द एग्रीमेंट ऑफ द पार्टीज एंड द कंटेंट्स ऑफ द डिस्क्लोजर एंड कंसिडरेशंस दैट likely to secure the appointment of an independent and impartial arbitrator. भाई मेरा तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं impartial रहूंगा, प्लस मेरी ये क्वालिफिकेशंस है, मैं तुम्हारे मैटर में इतना पढ़ा लिखा हूं, ये राइटिंग में वो डिस्क्लोज करेगा, ठीक है. अपॉइंटमेंट ऑफ एन आर्बिट्रेटर in an international commercial arbitration provides that in case of appointment of sole or third arbitrator in international commercial arbitration, the Supreme Court or the instituted designate may appoint an arbitrator of nationality other than the nationalities of the parties where the parties belong to different. तो आप इंडिया के लिए सुप्रीम कोर्ट बता देंगे, अदर नेशनैलिटीज के लिए आप अपने सिटी का, अपने कंट्री का आर्बिट्रेटर लेके आओ, ठीक है. डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट states that where more than one request has been made. 11(4) में जहां पे प्रोसीजर चलना था, जहां पे आपको एक और आर्बिट्रेटर जानना था और जहां पे आपसे ये नहीं हो पा रहा था, तो द चीफ जस्टिस ऑफ डिफरेंट हाई कोर्ट्स और द डेजिग्नेट, अलग अलग स्टेट में आपने जाके रिक्वेस्ट डाल दी. डिफरेंट हाई कोर्ट्स और द डेजिग्नेटेड designates the high court or its designate to whom the request has been made first made the relevant subsection shall alone be the competent to decide on the request. तो भाग के जाना अपने अपने स्टेट में, जिसने पहले रिक्वेस्ट डाल दी, जिसने पहले, जो हाई कोर्ट, दो हाई कोर्ट है, ये अहमदाबाद से बैठी है, ये मुंबई से बैठी है, अगर मुंबई वाले ने पहले आर्बिट्रेटर दे दिया तो मुंबई वाला, मुंबई वाले ने अगर पहले प्रोसीजर बता दिया तो मुंबई वाला, मुंबई वाले ने अगर पहले इंस्टीट्यूशन बता दिया तो उसका, नहीं तो जिधर पे भी फर्स्ट टाइम पे जब आपकी एप्लीकेशन जिसके पास पहुंची हो, जिसका आ गया जवाब, तो
रेफरेंस टू कोर्ट, वेदर जितने ऊपर सेक्शंस है सारे रेफरेंस आप कहां दे सकते हो, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अपने लोकल लिमिट्स की जुरिस्डिक्शन में, ठीक है। लिमिटेशन पीरियड फॉर द अपॉइंटमेंट, हमने अभी 30 डेज पढ़ा था, विद इन 30 डेज। इसमें बोल रहा है प्रोवाइड एन एप्लीकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर और आर्बिट्रेटर शैल बी डिस्पोज्ड ऑफ बाय द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट as the case may be as expeditiously as possible, and endeavor shall be made to dispose of the matter within 60 days from the date of service of notice on the opposite party, ठीक है। 60 दिन के अंदर वो डिस्पोज ऑफ मैटर करने की भी ट्राई करे और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी, ठीक है। फिर फी एंड मैनर, कैसे होगी फीस और मैनर जो कोर्ट की होती है, 4th शेड्यूल में जैसे स्पेसिफाइड है, प्लस शैल नॉट अप्लाई टू इंटरनेशनल कमर्शियल एंड अदर द पार्टीज हैव अग्रीड डिटर्मिनेशन ऑफ फीस एज पर रूल्स ऑफ आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन। अगर आप इंटरनेशनल का भी कुछ लेके चल रहे हो तो फिर उसमें हम यहां वाली फीस को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। अब हम पढ़ रहे थे अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर। सबसे पहले नेशनैलिटी, कोई भी नेशनैलिटी का हो सकता है। फिर प्रोसीजर, तो भैया जो आपके अग्रीड पार्टीज ने जो अग्री किया है वो फॉलो कर लो। जनरल प्रोसीजर क्या होता है, एक एक अपना अपना अपॉइंटमेंट लेके आओ आर्बिट्रेटर का, और वो एक थर्ड प्रिसीडिंग ऑफिसर लेके आएगा या प्रिसीडिंग आर्बिट्रेटर। डेजिग्नेशन ऑफ आर्बिट्रेटर बाय इंस्टीट्यूशन, हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने जिस जिस इंस्टीट्यूशन को डेजिग्नेट दिया है वो हमारा आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन हो जाएगा। फेलियर टू अपॉइंट आर्बिट्रेटर, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को रिक्वेस्ट करो, वो आपको दे देंगे एज द केस में भी। सुप्रीम कोर्ट जैसा मैटर है तो वहां जाओ, हाई कोर्ट जैसा मैटर है तो वहां जाओ। उसके बाद फेलियर टू अग्री ऑन द आर्बिट्रेशन, अब आपने प्रोसीजर नहीं ले पा रहे जो आपस में पार्टीज ने डिसाइड किया था, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को रिक्वेस्ट करो, वो बताएंगे कैसे फॉलो करना है। फेलियर टू फॉलो द प्रोसीजर अग्रीमेंट और फंक्शंस, अगर कोई एक पार्टी, अगर कोई एक आर्बिट्रेटर या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन का पर्सन वो वाला प्रोसीजर फॉलो नहीं कर रहा है जो डिसाइडेड है, तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को रिक्वेस्ट करो और वो बताएंगे फिर कैसे मैटर को सॉल्व करना है। डिस्क्लोजर ऑफ द आर्बिट्रेटर, जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से आर्बिट्रेटर इंस्टीट्यूशन से आपको एक आर्बिट्रेटर मिला है, वो अपनी क्वालिफिकेशंस और कंटेंट्स देगा कि मैं इस मैटर में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूं और मैं इम्पार्शियल रहूंगा, तो अपनी इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियलिटी को लेकर उसे अपना एक रिटन कंसेंट देना है, डिक्लेरेशन देना है बेसिकली। अपॉइंटमेंट ऑफ एन आर्बिट्रेटर इन एन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, तो अपनी अपनी नेशनैलिटी का एक एक पार्टी अपना अपना आर्बिट्रेटर लेके आ जाए। डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट, अगर आपने 2-3 हाई कोर्ट्स में रिक्वेस्ट डाल दी है रेदर इज रिलेटेड टू प्रोसीजर, आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन या फिर एक आर्बिट्रेटर, तो अब आप इन हाई कोर्ट्स को जिससे सबसे पहले रिक्वेस्ट की उसका हम स्टेटमेंट मान लेंगे। रेफरेंस टू द कोर्ट, कुछ भी दिक्कत हुई तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को रेफर कर सकते हो। फिर लिमिटेशन पीरियड, तो हम बोल रहे हैं जितनी एक्सपीडिशियसली पॉसिबल हो इसको रिजॉल्व करो, और हमें चाहता हूं 60 डेज में मैटर डिस्पोज ऑफ हो जाए, जो भी आपकी रिक्वेस्ट आई है कोर्ट को वो 60 डेज में सॉल्व हो जाए। फी एंड मैनर, तो हमारे जो 4th शेड्यूल में जैसे फीस मेंशन की हुई, मतलब शेड्यूल में फीस लिखी है कि कोर्ट फीस वगैरह कितनी होगी तो वो फॉलो कर लो, और इंटरनेशनली है तो फिर उसमें ये चीज फॉलो मत कर, मतलब इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन है तो उसमें ये वाली मैनर फीस पेमेंट फॉलो नहीं करना। A and B intends to commence arbitration proceedings. A is willing to appoint X as an arbitrator, and while B wants Y the arbitrator for their matter. Both A and B failed to appoint arbitrator within 30 days. Both A and B has an option to approach to the court for such appointment of arbitrator. अब ये जो बात है ना जो आप कोर्ट को बोल रहे हो वो 60 डेज में सॉल्व हो जानी चाहिए। आप एक आर्बिट्रेटर 30 दिन में लाओ, आपकी अदर पार्टी 30 दिन में लाए, लेकिन आप जब कोर्ट को रेफर कर रहे हो तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जितनी जल्दी हो सके आपको एक आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन दे और या फिर कोई अच्छा आर्बिट्रेटर दे, वो 60 डेज में वो आपको दे दे, ठीक है। पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू अमेंड द 4th शेड्यूल, भैया 4th शेड्यूल में जो जो बातें मेंशन की हुई हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो उसको अमेंड कर सकते हैं। ग्राउंड्स फॉर चैलेंज, देखो ग्राउंड्स फॉर चैलेंज में क्या लिखा है, सेक्शन 12 प्रोवाइड्स दैट व्हेन अ पर्सन इज अप्रोच्ड इन कनेक्शन विद हिज पॉसिबल अपॉइंटमेंट एज एन arbitrator he shall disclose in writing any circumstances। ये grounds of challenge, अगर उसका इंटरेस्ट होगा आर्बिट्रेशन में उसको डिस्क्लोजर क्या देना है,
सच एज एग्जिस्टेंस, अगर उसका कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंटरेस्ट हो of any past or present relationship with or interest in any of the parties in relation to subject matter in dispute. हमारे मैटर में नुपुर और अंशिका थे, ठीक है, इन्होंने आर्बिट्रेटर स्नेहा को अपॉइंट किया. स्नेहा का कभी भी कोई भी पास्ट रिलेशनशिप या इस मैटर में कोई भी अभी का या पहले का कोई इंटरेस्ट हो तो उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा. ये ग्राउंड्स ऑफ चैलेंज है कि क्या पता वो नहीं करे तो फिर करप्शन और इसमें चले जाएगा. हो सकता है वो फेवरिज्म में आ जाए, या हो सकता है वो अपना इंटरेस्ट देखे कि अगर इसके साथ डील हुई तो मेरी डील पक्की हो जाए, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं बिजनेस कर सकती है ना, एक आर्बिट्रेटर. वो बोल रहे हैं वेदर फाइनेंशियल हो, बिजनेस हो, प्रोफेशनल हो या एनी काइंड, मतलब पर्सनल रिलेशन भी नहीं हमको चलेगा, विच इज लाइकली टू गिव राइज टू जस्टिफिएबल डाउट्स एज टू हिज इंडिपेंडेंस और इम्पार्शियलिटी, and which are likely to affect his ability to devote sufficient time to the arbitration, in particular his ability to complete an entire arbitration within a period of 12 months. अगर उसका इंटरेस्ट होगा ना तो वो जल्दी जल्दी निपटा देगी अपने इंटरेस्ट को देख के. तो हम बोल रहे हैं कि फिर हम ये भी देखेंगे कि आखिर वो कितना टाइम ले रही है, कैसे करिए, हर चीज का उसको डिस्क्लोजर देना है कि 12 महीने के अंदर में तुम्हारा ये पूरा मैटर सॉल्व करा. तो ग्राउंड्स ऑफ चैलेंज सेक्शन 12 वो बोल रहे हैं दो चैलेंजेस आते हैं कि जो पर्सन आर्बिट्रेटर बन रहा है वो अपना अपना इंटरेस्ट, अपनी पास्ट रिलेशनशिप, वेदर इट्स बिजनेस, फाइनेंशियल, प्रोफेशनल, एदर एनी काइंड एनी पर्सनल, कैसा भी उसका इस मैटर में या फिर उस पार्टी से इंटरेस्ट होगा तो उसको वो चीज डिस्क्लोज करनी है. सेकंड मैटर में उसको देखना है कि अगर उसका जो भी वो टाइम दे रहा है वो सफिशिएंटली वो डिवोट कर रहा है इन द मैटर कि हम ये सब इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करें, ना कि वो ऐसे इन्वॉल्व हो रहा है कि मेरा इंटरेस्ट है तो फटाफट फटाफट रिजॉल्व कर देता हूं, अपने फेवर में एक अवार्ड दे देता हूं. तो एटलीस्ट 12 मंथ्स के अंदर वो ये सब सॉल्व कर पाए. Explanation दिया है कि the ground stated in 5th schedule of the shall guide determining this whether the circumstances exist which give rise to justifiable doubts as to independence or impartiality of a arbitration. Simple explanation हमने पढ़ा है, general clauses वो explanations देते हैं एक्ट का. Explanation 2 में लिखा है the disclosure shall be made by such person in the form of 6 schedule. ये जो schedules है ना ये हम लास्ट में एक बार देख लेंगे कि और मेरे बुक में नहीं है, ठीक है, हमको नहीं पढ़ने, बस वो रेफर कर रहे हैं कि ये आप इस फॉर्म में हमको बता दो कि आपके क्या क्या इंटरेस्ट है, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट, क्लियरली डिस्क्लोज कर दो. अकॉर्डिंग टू ये टॉपिक तो कर लो. According to section 12(2), an arbitrator from time of his appointment and throughout the arbitral proceedings shall without delay disclose to parties in writing any circumstances जो subsection में बिना छूटे वो उसको डिक्लेयर करने. अगर उसका कोई भी इंटरेस्ट बाद में आता है तब भी विदाउट डिले उसको तुरंत तुरंत डिक्लेयर करना है कि सुनो मेरा इसमें इंटरेस्ट है, मैं अवार्ड देने की केपेबल अब नहीं हूं. आई कैन बी इम्पार्शियल एंड आई कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट इन दिस मैटर अनलेस दे हैव ऑलरेडी बीन इन्फॉर्म्ड बाय हिम. 3 बोलता है may be challenged only if a circumstance exists give rise to his justifiable doubts of his independence or impartiality does not possess the qualification agrees to be by the parties. अब जो मैटर हम रिजॉल्व करें उसके पास उतनी क्वालिफिकेशंस ही नहीं है कि वो मैटर को सॉल्व करे तो भी एक चैलेंज आ सकता है कि अब हम कैसे करें, इसको तो पता ही नहीं है आखिर ये मैटर हमारा सेल ऑफ गुड ही एक्ट नहीं पड़ा तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैसे सॉल्व करेगा, ठीक है, उसके पास उतनी क्वालिफिकेशंस नहीं है. जब बच्चे हम पढ़ रहे थे ऑब्जेक्ट में क्या क्या देखा, amends and consolidated the law relating to foreign arbitrator या फिर डोमेस्टिक आर्बिट्रेटर या इंटरनेशनल वे. उसके बाद एनफोर्समेंट ऑफ फॉरेन अवार्ड, ये कौन से मॉडल लॉ से आया है, यूनिसिट्रल मतलब यूएन यूनाइटेड नेशन ऑफ कमीशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड लॉ. उसके बाद हमने पढ़े इसके कुछ टाइप्स ऑफ एडॉक. एडॉक यानी जो इट इज नॉट हैंडल्ड बाय एनी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन या फिर प्रोसेस, इट इज हैंडल्ड बाय द पार्टी जिसमें मोड ऑफ सिलेक्शन, नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर, लैंग्वेज, वेन्यू सब कुछ किस और इवन द प्रोसीजर हैज बीन डिसाइडेड बाय द पार्टीज. फिर हमने एक टाइप पढ़ा डोमेस्टिक जो हमारे इंडिया में हो रहा है, एक हमने पढ़ा इंटरनेशनल जिसमें एक पार्टी, बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स या फिर गवर्नमेंट, कहाँ के एनी कंट्री अदर देन इंडिया. फिर हमने एक और पढ़ा था आर्बिट्रेशन का टाइप, आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन, जो किसने बताया, हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट. व्हाट इज आर्बिट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटेड बाय whether or not admitted by a permanent arbitral institution. उसके बाद हमने पढ़ा what is arbitrator, a person who is appointed to resolve the disputes and differences between the
parties, appointed by mutual consent of the parties. He should clearly mention his consent that he has to act as an arbitrator. उसके बाद हमने पढ़ा what is arbitration agreement. What is arbitration agreement? जिसमें सारी terms हो regarding रिजॉल्विंग ऑफ दिस डिस्प्यूट, और इसमें क्लियरली मेंशन हो कि ये डिस्प्यूट किसके किसके थ्रू हैंडल होगा, थ्रू एन आर्बिट्रेशन एक्ट, जो कि कंसिलिएशन एक्ट 1996. इवन इफ योर आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट कंटेन्ड एन clause, मतलब even a normal agreement, normal contract contain an arbitration clause, it is referred as arbitration agreement. What points to be involved in arbitration agreement? राइटिंग में होना चाहिए, दोनों पार्टीज के साइन होने चाहिए, और उसमें मैटर्स कंसेंट लिखे हो क्लियरली कि कौन से डिस्प्यूट में अराइज या फिर हैज टू बी अराइज इन, टाइप्स ऑफ दीज कंटेंट्स. उसके बाद हमने पढ़ा सेक्शन 8 कि इसमें क्या बोल रहा है कि कोर्ट के पास पावर है, पावर टू रेफर द पार्टीज द आर्बिट्रेशन एज पर द आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट. आपका जो आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट है वो ओरिजिनल कॉपी का होना चाहिए और या फिर ड्यूली सर्टिफाइड कॉपी, तभी वो रेफर करेंगे, वरना वो नहीं करेंगे. उसके बाद हमने पढ़े कुछ इंटरिम मेजर्स बाय द कोर्ट. इंटरिम मेजर्स में क्या क्या है, गार्जियन अपॉइंट करना हो या फिर किसके लिए, अनसाउंड माइंड के लिए या फिर माइनर के लिए. उसके बाद कुछ इंटरिम मेजर्स, नेमली कौन कौन से, प्रिजर्वेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, या फिर अगर कोई अमाउंट सिक्योर कराना है या फिर इंस्पेक्शन कराना है, या फिर जब भी जस्ट एंड कन्वीनियंट या कंसिस्टेंट लगे, और इंटरिम मेजर्स के लिए. उसके बाद इन जनरल. उसके बाद हमने कुछ एसेंशियल्स ऑफ आर्बिट्रल प्रोसेस देखे थे बच्चे. सीट ऑफ आर्बिट्रेशन, वेन्यू ऑफ आर्बिट्रेशन, नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर, लैंग्वेज, लॉ कौन सी होगी, कॉस्ट कौन सी होगी, आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन. उसके बाद सेक्शन 10 नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स में बहुत सारे पॉइंटर्स थे भाई. एक आप सोलो आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर लो, नहीं तो जनरली हम बोलते हैं एक एक अपना अपॉइंट करो और उसके ऊपर एक प्रेसिडेंट. अगर ये सब आप नहीं कर पा रहे हो तो प्रेफर कर दो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट. हमने ग्राउंड्स ऑफ चैलेंज देखे. क्या चैलेंजेस आ सकते हैं कि कई बार कोई आर्बिट्रेटर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंटरेस्टेड हो सकता है इन द सब्जेक्ट. इंटरेस्ट कैसा, फाइनेंशियल, प्रोफेशनल, बिजनेस या फिर एनी अदर काइंड, ठीक है, तो उसको क्लियरली डिस्क्लोज करना है कि उसका इंटरेस्ट है, और वो सफिशिएंट टाइम नहीं दे अगर, तो भी उसे डिस्क्लोज करना है कि उसे अपना पूरा सफिशिएंट टाइम डिवोट करना है टू रिजॉल्व दिस डिस्प्यूट. ठीक है, चलो.